class, Geetika had recorded her screen and उसमें उसकी वॉइस ही नहीं आई, तो वो फिर हमको दोबारा से करना पड़ा था. दैट्स व्हाई, क्योंकि many of the students are not able to join live. बट हाँ, आज तो काफी लोग आ रहा है, तो धीरे धीरे और ऐड होगा. अनुराग, आर यू एबल टू टेक क्लास? अभी चल रहा है तुम्हारा सही से या फिर मीट पे जाना है? रिकॉर्डिंग का यू हैव स्टार्टेड ना? हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है. आर यू टेकिंग ओनली ऑडियो या वीडियो ऑन करोगे अपना? ये वीडियो मेरे को फोन पकड़ना पड़ेगा. रख देना कहीं पे, बस बैठ जा. And anyhow, you are alone on the phone. ठीक है, तो do mean whatever manner you want to do. I just suggesting कि and आप सभी को एक बस अपडेट था कि जिन लोगों को अपना मार्क्स नहीं पता चला है, मेल वैसे मेल गया होगा, तो एक बार प्लीज चेक योर स्पैम. एंड around 300 people gave the test or whatever. My English is my English, but 200-300 लोगों ने टेस्ट दिया था. टॉपर जो है उसका 73 मार्क्स है एंड ही इज अवर स्टूडेंट. सो यू कैन कीप दैट फेथ कि अपना जो फ्री क्लास लेके भी स्टूडेंट टॉप कर रहा है, उसमें बहुत सारे बाहर के स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने कोई पेड कोचिंग ली है एंड दे नॉट जॉइंड अस इन स्टार्टिंग. So you can keep faith on us. And now I hand over it to Anurag. Anurag, just start. I would give the small intro of Anurag. Anurag is basically topper of our class, CPS. In CPS, he's a topper. He has a good taste in Indian polity. He has मतलब UPSC भी बंदा प्रिपेयर किया है और DU से आया, तो I can ensure कि हिंदू कॉलेज. हाँ, हिंदू कॉलेज. हिंदू. हाँ, so he is from Hindu college. He has worked with the work experience भी है उसके पास. He has worked with the मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS, and now he is in JNU. He's topper of our class, our batch, and one of the most bright student I can say. हम तो सबको जलन होती है उससे, तो I think he would be best person to teach you Indian polity. Now Anurag, हो गया फॉर्मल. और मुझे जो पढ़ाता है एग्जाम के लिए वो अनुराग पढ़ाता है, तो अब तुम देख लो, तुम्हें बहुत अच्छा पढ़ाएगा अनुराग. I can say Indian polity का तो I can say इससे अच्छा तुमको कोई टीचर मिल नहीं सकता है. तो अनुराग, we hand over it to you. ठीक है, class is yours. ठीक है. Good evening everyone. So we are going to have a lecture on. Very good evening, Mayor. We will be having 3 lectures in this topic. So I will be starting the first section. Or first section, it's a bit lengthy, so I have prepared the notes. These are with me. So do not try to make notes. Useless होगा, सब मिल जाएगा अभी तुमको बाद में. और थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, तो you just try to listen what I am saying. और फिर स्टार्ट कर सकते हैं? जी भैया. हाँ भैया, बिल्कुल. So first topic हमारा जो है वो मेकिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली. लैंग्वेज इशू, इंग्लिश और हिंदी और मिक्स दोनों चलेगा भैया. कोई बाइलिंगुअल चलेगी भैया. ठीक है. सो मेकिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, वी आर स्टार्टिंग विद दिस. तो मेकिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, सबने तुम लोगों ने लक्ष्मीकांत तो रीड कर लिया होगा. सो मेन फोकस जो इसमें है, तो आप लोगों को क्या करना है कि इसमें जो ट्रिवियाज और फैक्ट्स हैं उस पर ज्यादा फोकस करना है. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क एनी इन डेप्थ क्वेश्चन. सो ट्रिवियाज और फैक्ट्स को आपको थोड़ा रिमेम्बर करना है. और इसका सबसे खतरनाक इस टॉपिक का है कि इफ यू आर गोइंग टू मिस एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, तो बहुत ज्यादा लोग इसको सही करके आएंगे. अगर आप इसको गलत करके आते हैं तो वो फिर आपके लिए बहुत नेगेटिव हो जाएगा. तो यू हैव टू इंश्योर कि ये जो पूरा सेक्शन है इंडियन गवर्नमेंटल पॉलिटिक्स का, मैक्सिमम आपका इसमें सही होना चाहिए. हमारे टाइम में भी एक क्वेश्चन था जो शायद सबको ही नहीं आया होगा. वो काफी एक किसी का स्टेटमेंट था, तो वो पूछ लिया गया था. तो मोस्टली आपको ट्राई करना है कि जो सबको आता हो वो आपको भी आए. तो लेट्स स्टार्ट विद द इंडियन मेकिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली. तो इसका फर्स्ट टाइम जो आइडिया था, मेनली फोकस मेरा भी ट्रिवियाज पे ही है क्योंकि ट्रिवियाज भी पूछ रहे हैं. तो फर्स्ट टाइम है 1934 बाय M.N. रॉय. और ये जो डिमांड है ये इन प्रिंसिपल वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द अगस्त ऑफर ऑफ 1940. सो व्हाट वाज द कंपोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली? So composition was formulated under the rule given by Cabinet Mission Plan. Cabinet Mission Plan gave the rule of how many members should be there and
how they should be elected. तो टोटल मेंबर जो दिए गए थे वो 389 थे इन द इनिशियल बिफोर द पार्टीशन 389 एंड ब्रिटिश इंडिया से देयर वर 296 विद इन दैट 292 फ्रॉम 11 गवर्नमेंट प्रोविंसेस एंड 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स हैज 93 मेंबर्स और ऑल वर नॉमिनेटेड. जो सीट डिवाइडेड थी ब्रिटिश इंडिया में दैट वाज इनटू 3 पार्ट्स मुस्लिम सिख्स एंड जनरल्स. Or members were to be elected indirectly by the members of the provincial assemblies who themselves were elected on a limited franchise. तो ये जो एक ये ट्रैप हमारा आता है यूपीएससी का भी है तो इसमें है कि ये जो मेंबर्स इलेक्ट हुए थे they were elected indirectly by the members who were elected by the people in the provincial assembly और वहाँ की भी जो फ्रेंचाइज थी वो बहुत लिमिटेड थी. The first meeting of the Constituent Assembly was conducted on 9 December 1946 and it was presided by Dr. Sachidanand Sinha, who was temporary pro-tem president of the assembly. And later they elected Dr. Rajendra Prasad as president. And the assembly has 2 vice presidents, H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari. The objective resolution which forms the background and the main framework of the Constituent Assembly, how they are going to function, was introduced on December 13 and 1946. So इसमें भी एक trivia आता है कि that the objective resolution was not passed in the same session. It was passed in another session and introduced in December and passed in January, I guess 22. Everyone, hello. जी भैया लिसन 22. My face is good or I should slow down? थोड़ा सा स्लो डाउन भैया. थोड़ा सा स्लो डाउन ना ये फिर ना बहुत लंबा चलेगा. अगर किसी को इशू नहीं है टाइम एक्सटेंड होने का तो कोई बात नहीं, मेरे को कोई नहीं है. नहीं आप तेजी पढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है. लाइक आपकी वॉइस भी बहुत भैया स्लो आ रही है. स्लो आ रही है तो मेरे को तेज करने के लिए कह रहा हूँ. हाँ थोड़ा सा तेज. अच्छा वॉइस तेज या फिर स्पीड तेज? I think you are fine. I think you are fine. Just go with the pace. अभी तो we can hear you. तो और टाइम का कोई इशू नहीं है. You can take 2 hour. I think 2 hour में हो जाएगा तो no issue. We have parliament also ना तो पार्लियामेंट तो मिनिमम तो 1 आवर तो उसी में जाएगा. Please till the time you can. ठीक है हम पढ़ रहे हैं. ठीक है. हेलो हेलो. वॉइस थोड़ी रफ भी है वो सचिन भैया की आवाज मतलब क्लियर है. आपकी वॉइस इधर से बहुत रफ सी आ रही है. अनुराग भैया जस्ट लाइक और मतलब जैसे आपकी back वॉइस से थोड़ी सी बोल रहे हो क्रिस्प नहीं है. जैसे हम लोग की थोड़ी क्रिस्प आ रही है ना, थोड़ी साफ, वैसे क्रिस्प नहीं आ रही आपकी. ऐसे डब टाइप की आ रही है. हेलो. हाँ अभी सही अब बेहतर है. हेलो. अभी अब बहुत एक बेहतर है मिनट पहले जो से. अभी से अब भैया हाँ, 2x अब बोलो. भी पढ़ाओगे तो पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं. अभी सही है भैया. अभी सही है अभी सही है. जी भैया. एकदम एकदम अभी बेस्ट है. ठीक इतना है, ठीक बेस कहाँ से आ गया अनुराग? नहीं यार हेडफोन का था ना तो हेडफोन का वो माइक्रोफोन का होता है ना, साइड में हो जाता है ना. हेलो. ओके एकदम भैया. सही है. हाँ भैया आप शुरू कर, आप कंटिन्यू स्टार्ट करो कर भैया. ठीक है. स्टार्ट करिए. सो इसमें है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हो गया तो पर रिजोल्यूशन के बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 का, तो उसमें क्या वो कुछ चेंजेस करने पड़े असेंबली में. तो नाउ व्हाट दे डिड, दे मेड असेंबली अ फुल सोवरेन बॉडी व्हिच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज. एंड विद दिस उन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली को आल्सो मेड अ लेजिस्लेटिव बॉडी. और लेजिस्लेटिव बॉडी और कंस्टिट्यूएंट बॉडी का जो काम था वो दोनों का साथ में चलता था. They were parallel working as both constituent assembly and legislative body, and when they meet as a constituent body they were chaired by Dr. Rajendra Prasad, and when they meet as legislative body they were chaired by G.V. Mavlinkar. और इसमें थोड़ी से फैक्ट्स जो हैं, इसमें अदर फंक्शन परफॉर्म जो आता है कंस्टिट्यूएंट असेंबली का वो है रेटिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ. उन्होंने फ्लैग को अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया, सॉन्ग को अडॉप्ट किया, एंड दे इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950s. इसका जो बहुत फेमस है कि कितने दिन के लिए इन्होंने काम किया, तो दैट इज 2 years 11th month and 18 days. इसकी कमिटीज जो हैं माइनर्स वाली में हम फोकस करने जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो यू शुड रिमेम्बर कि मेजर कमिटीज कौन थी और उसके हेड कौन थे.
तो यूनियन पावर एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो चेयर थे वो जवाहरलाल नेहरू, एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के पटेल, ड्राफ्टिंग के अंबेडकर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड स्टीयरिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर ये ग्रैनविल ऑस्टिन का जो स्टेटमेंट आता है कि 4 मेंबर ओलिगार्ची कौन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो दैट इज आजाद, पटेल, नेहरू, प्रसाद। इसमें अंबेडकर नहीं है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो मेन ऑप्शन वही आता है जिसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, एंड इसका अडॉप्टेड और इनेक्टमेंट का डेट अलग है। तो अडॉप्टेड वाज ऑन नवंबर 26, 1949 एंड कंटेन 295 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। और इसका जो डे ऑफ कमेंसमेंट है दैट इज 26 जनवरी 1950। ग्रैनविल ऑस्टिन के इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आपके कि कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो लक्ष्मीकांत में जो है वो फेमस वाली है तो उसको उससे कवर कर लिया है। तो ग्रैनविल ऑस्टिन का जो स्टेटमेंट है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ए वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री, द असेंबली वाज कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। तो मेनली आपको ये स्टेटमेंट दे देंगे एंड दे विल आस्क कि ये किसने दिया है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि आप मतलब और जगह से भी ये मेन जो दिए गए हैं स्टेटमेंट उसको चेक कर लीजिए। एंड यू शुड रिमेंबर कि बी.एन. राव का कंट्रीब्यूशन, बी.एन. राव का कंट्रीब्यूशन ये है कि मतलब हम कहते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने ये पूरा प्लान किया है, लेकिन द मेन पर्सन बिहाइंड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डॉक्टर तो आई गेस नहीं होंगे, बी.एन. राव थे। तो ही वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है वो इंग्लिश में स्टार्ट हुआ था, लेकिन आफ्टर द 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987 इसमें न्यू आर्टिकल ऐड किया गया 394A, जिसमें प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी पब्लिश्ड अंडर हिज अथॉरिटी द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। सो ये वाला जो सेक्शन है मेन जो है आपको पहला वाला आता है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें जो मेन यही आपके फैक्ट्स हैं, आपको पहले तो कंपोजिशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसके बाद कमेटीज का, और एक बार आप देख लेना अलग अलग जगह से जो स्टेटमेंट दी गई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। कैन यू प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन? Yes भैया। सो नेक्स्ट सेक्शन जो आता है आपका प्रियम्बल का आता है। तो प्रियम्बल में क्या है कि प्रियम्बल वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो आया था वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था, और जो प्रियम्बल है वो हमारा वो वाज अमेंडेड ओनली वंस ड्यूरिंग द 1946 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अमेंडमेंट एक्ट। और इसका आपको 3 जो मेन वर्ड्स ऐड किए गए हैं, क्योंकि ये ओनली 3 वर्ड्स वाज एवर एडेड टू द प्रियम्बल। तो आपको याद रखना है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। और इसका जो डेट ऑफ एडॉप्शन है वो सेम एज कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज 26 नवंबर 1949। इसमें प्रियम्बल का जो सीक्वेंस पूछा जाता है कि ये जो फीचर्स आते हैं उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, कि इसका सीक्वेंस क्या रहता है। तो इसका एक एक्रोनिम दिया जाता है, वो है जलेबी। तो जलेबी में आपका जे से हो जाएगा जस्टिस, एल से आ जाएगा लिबर्टी, ई से इक्वालिटी, और बी से ब्रदरहुड, और फ्रेटर्निटी को आप इक्वेट कर सकते हैं। सो आपको अगर सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए आ जाए कि इसमें कौन सा सीक्वेंस से आया, तो ये एक्रोनिम आप याद रख सकते हैं। सो इसमें ये प्रियम्बल का जो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पीपल ऑफ इंडिया। देन वी हैव टू मतलब मोटा मोटा आपको याद रखना है कि ये जो सारे वर्ड्स यूज हुए हैं प्रियम्बल के अंदर उसका मीनिंग क्या है। तो सोशलिस्ट से जो मेन तो आपको ये 2 ध्यान रखने ही है, क्योंकि सेक्युलर और सोशलिस्ट जो 2 आते हैं जो अमेंड हुए हैं बाद में, तो उनका आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। तो कांग्रेस जो सोशलिस्ट के रिगार्डिंग है कि कांग्रेस party adopted as a resolution in the Avdi session 1955 to establish a socialist pattern of the society। और जो इन्होंने जो सोशलिस्ट अडॉप्ट किया है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द कम्युनिस्ट सोशलिज्म। कम्युनिस्ट सोशलिज्म में आपका नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी हो जाता है और जो एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, लेकिन जो हमारा जो है उसमें है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, दैट इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, और जो लीनिंग है उसकी टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म है। सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज होता है वो पॉजिटिव कंसेप्शन है, जहां पे ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। एंड यू हैव टू रिमेंबर द 3 ट्रिनिटी, क्योंकि ट्रिनिटी का क्वेश्चन है वो अंबेडकर से लिंक होके आता है कि उसमें 3 ट्रिनिटी में कौन कौन से होता है, तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और रिपब्लिक का मीनिंग नेक्स्ट आपका जो आएगा वर्ड उसमें रिपब्लिक का है कि द इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट।
जस्टिस के रिगार्डिंग आपका है कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस हम इंश्योर करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और जो ये वर्ड है ये रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से डिराइव्ड है, तो इसका, और देन लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी विच वाज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, इन दोनों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये पूछ लेंगे कि कहाँ से आया है, मतलब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है। फ्रेटर्निटी का है कि हाउ फ्रेटर्निटी इज इंश्योर्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, देन इट इज फर्स्ट थ्रू सिंगल सिटीजनशिप, एंड इससे हम इंश्योर करना क्या चाह रहे हैं, वी ट्राई टू इंश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल and unity and integrity. Integrity is the third word which was added by the 42nd Constituent Amendment Act. और अर्नेस्ट पाकर का स्टेटमेंट है कि प्रियम्बल इज एज की स्टोन, तो आपको इस वाले प्रियम्बल के लिए भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो स्टेटमेंट दी गई है। फिर इसमें एक मेजर क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है कि इसमें हम कंसीडर करें कि नहीं करें। तो पहला जो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन था दैट वाज इन बेरुवारी केस 1950, तो उसमें क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया का कुछ लैंड जो था वो ट्रांसफर कर दिया था बांग्लादेश को। तो ये क्वेश्चन उठा था कि सोवरेन पावर का, तो इसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि प्रियम्बल इज अ की टू द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन हेल्प इन असिस्टेंस एट इंटरप्रिटेशन मे बी टेकन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इंश्राइंड इन द प्रियम्बल। बट उन्होंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर दिया कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये जो ओपिनियन है इसको चेंज किया गया केशवानंद भारती में। केशवानंद भारती में जजेस ने अपना जो प्रायर ओपिनियन था उसको रिजेक्ट किया। उसका बेसिस वो था कि व्हेन द रिजोल्यूशन रिगार्डिंग प्रियम्बल वाज पास इंट्रोड्यूस, तो अंबेडकर ने उनको इस वर्ड के साथ इंट्रोड्यूस किया था कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया जाए। तो उसको कंसीडर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट चेंज करके उन्होंने उसको ये पॉइंट आउट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल। एंड देन यू शुड रिमेंबर एक और केस है एलआईसी केस। एलआईसी केस में बस आपको एक वर्ड उसमें और या ऐड करना है, वो अभी तक था कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एलआईसी केस सेड कि ये इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ बस आप दो चीजें जो है कि ये यूपीएससी का मेन है इसका ट्रिविया पूछने का, पर इसमें भी अगर अभी इनका मन कर जाए तो पूछ सकते हैं कि प्रियम्बल इज नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, एंड सेकंड इट इज नॉन जस्टिसेबल, कि इसके प्रोविजंस जो है नॉट इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो अमेंडेबिलिटी का ये क्वेश्चन आता है कि अगर एक बार जब केशवानंद भारती में आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप ये कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज अमेंडेबल और नॉट अंडर आर्टिकल 368। तो उसके रिगार्डिंग ये है कि नाउ प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक स्ट्रक्चर। और इसके जो सिंगल अमेंडमेंट जो अभी तक हुआ है इट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, और उसमें जो 3 वर्ड ऐड हुए हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सो ये आपका पहले 2 सेक्शन हो गए। तो इसमें हम अभी अगला करते हैं, एग्जीक्यूटिव कर लेते हैं प्रेसिडेंट का, देन वी विल गो इनटू पार्लियामेंट एंड देन कम बैक टू एग्जीक्यूटिव इन फॉर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। हेलो, ओके सर, ओके पेस अभी ठीक है? जी भैया, जी भैया, बढ़िया। ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा तेज जाना पड़ेगा। हाँ बोलो। हाँ भैया, आप इनके नोट्स तो प्रोवाइड करेंगे ना? हाँ, मैं सब दे दूंगा, बस सुन लो अभी बैठ के तुम। ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो लिखने में फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा तुम लोगों का। ब्रदर ब्रो, सो प्रेसिडेंट का भी स्टार्ट करते हैं। एग्जीक्यूटिव का जो मेन सेक्शन है, जो आर्टिकल्स आते हैं, दैट इज फ्रॉम 52 टू 78 एंड पार्ट 5। पार्ट 5 में जो फर्स्ट सेक्शन आता है आपका 52 टू आई गेस 63, तो वो आपका प्रेसिडेंट स्टार्ट होता है। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक चीजों को याद रखना, पावर फंक्शन में उतना फोकस नहीं करना। उसका जो मेन ट्रिविया वाला क्वेश्चन है, मतलब मेरा जो एक सजेशन है कि अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो वो तो पढ़ ही लीजिए, लेकिन इसके साथ अगर आपको टाइम मिले तो एक बार बेयर एक्ट जरूर पढ़ लेना, क्योंकि बेयर एक्ट जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको ये पता लग जाता है कि इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं और कौन कौन सी चीजें जो थ्रू लॉज आ रही हैं या फिर थ्रू जजमेंट ऑफ द कोर्ट आ रहा है। तो इसमें आपका प्रेसिडेंट का फर्स्ट आ जाता है कि इलेक्शन में क्या है, कि इलेक्शन
कंडक्ट करने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज कंस्टिट्यूट होता है, जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं, एंड देन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली एंड पुडुचेरी मेन आपका है कि इसके अलावा और किसी यूटी के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। देन इसमें है कि आपका वोट काउंट कैसे होता है। तो वोट ऑफ एन एमएलए इज काउंटेड थ्रू a formula where total population of the state is divided by the total number of elected members in the state legislative multiplied by 1/1000, and then value of the vote of MP is counted as total value of votes of all MLAs of all state upon total numbers of elected MPs। and इसका जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड थ्रू सीक्रेट बैलेट एंड विच इज डन थ्रू सिक्योरिंग ए फिक्स्ड कोटा ऑफ वैल्यू। तो आपको एक बार कोटा का फॉर्मूला भी थोड़ा ध्यान रखना कि इट इज टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड अपॉन 1, दैट इज द नंबर ऑफ पोस्ट टू बी कंटेस्टेड +1 एंड इन अ होल +1। सो ये आपका कोटा वो प्रोसेस आता है कि आपके कितने काउंटिंग में जाता है। पहली काउंटिंग में आपका फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट होता है, देन उसमें अगर क्लियर नहीं होता तो देन दे काउंट सेकंड प्रेफरेंस। तो वो कोटा आपका जब अचीव हो जाता है तो देन दे डिक्लेयर एनीवन एज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। और इसमें जो इलेक्शन प्रोसेस का अगर कोई डाउट एंड डिस्प्यूट आता है दैट इज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। इसमें आपका इलेक्शन और डाउट एंड डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट का ध्यान रखना है बिकॉज इट इज इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन जो एमपी का जो इलेक्शन होता है उसका जो डाउट एंड डिस्प्यूट होता है दैट इज कंडक्टेड बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद अगर कोई अपील करने का ऑप्शन आपको मिलता है वो सुप्रीम कोर्ट में मिलता है, लेकिन आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में एमपी के इलेक्शंस के रिगार्डिंग आप नहीं जा सकते हैं। एंड क्वालिफिकेशन एंड ओथ का जो मैटर है प्रेसिडेंट का, तो उसका भी एक एक्रोनिम है कि दैट इज 35 LOC। LOC आप याद कर सकते हैं, एल से आपका आ जाएगा मेंबर ऑफ लोकसभा, उसकी क्वालिफिकेशन आपको फुलफिल करनी है। ओ से आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा, सी से आपका सिटीजनशिप का he said he should be a member of citizen of India, and the president is immune from any criminal proceeding even in respect of his personal act। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में तो आपको मिल जाता है, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग में आप इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीडिंग। और जो टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट है दैट इज 5 ईयर। 5 ईयर्स में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। सो दिस इज नॉट कि जिस दिन वो इलेक्ट हो जाएंगे वो, लेकिन जिस दिन वो ऑफिस के अंदर इंटर करते हैं वहां से वो स्टार्ट होता है। और सेम इज कैलकुलेटेड फॉर लोकसभा कि लोकसभा की जो फर्स्ट मीटिंग होगी वहां से 5 साल का टेन्योर काउंट होता है। ही गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट एंड ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। इसमें इम्पीचमेंट चार्जेस का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें थोड़े थोड़े से फैक्ट हैं। तो इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड इन एनी हाउस, और उसको इनिशिएट करने के लिए यू नीड 1/4 मेंबर का सिग्नेचर। और पासिंग के लिए है कि इसका जो स्पेसिफिक मेजोरिटी दी गई है दैट इज इन आर्टिकल 61 की 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेजोरिटी फॉर एनीथिंग टू बी पास। और ये जो प्रोसेस है दैट वी कैन कॉल इट ए क्वासी जुडिशियल प्रोसेस वेयर प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड, और इस प्रोसेस के थ्रू आज तो कोई भी प्रेसिडेंट रिमूव नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट का ऑफिस के रिगार्डिंग एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वी इंश्योर कि हमारे इंडिया में कोई भी इंटरगम नहीं हो, और अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लेट होता है देन वी अलाउ आवर प्रेसिडेंट टू कंटिन्यू फॉर द ऑफिस ड्यूरिंग द 5 ईयर्स से भी एक्सटेंडेड अगर होता है तो वी अलाउ हिम टू रिमेन इन द ऑफिस अंटिल कोई नया प्रेसिडेंट आ जाए। और जो न्यूली प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड होता है, अगर कोई डेथ के बाद या फिर वैकेंसी क्रिएट होने के बाद भी अगर कोई इलेक्टेड होता है तो वो 5 ईयर्स का होता है। इसमें आपका आता है कि ये जो फुल टेन्योर कंप्लीट करने का जो मिलता है मौका, ये सिर्फ राज्यसभा के मेंबर्स में अगर वहां कोई वैकेंसी क्रिएट होती है और उसके बाद जो इलेक्शन होता है तो वहां जो रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए ही आपको अलाउ करता है राज्यसभा में। कि मान लो कि अगर 2 साल में किसी की डेथ हो जाती है और इलेक्शन होता है तो जो नया इलेक्टेड मेंबर है ही कैन ओनली स्टे इन ऑफिस, मतलब राज्यसभा में फॉर ओनली रिमेनिंग 4 ईयर्स। तो उसको पिछले वाले का ही टेन्योर कंप्लीट करना होता है, उसका खुद का कोई 6 ईयर का नया शुरू नहीं होता। पावर्स और फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो मतलब
आंसर राइटिंग सब्जेक्टिव के लिए ज्यादा है, ऑब्जेक्टिव में आपको पावर एंड फंक्शन से कोई डायरेक्ट ज्यादा आ नहीं पाएगा, आप वैसे कर लोगे। तो पावर्स एंड फंक्शन में उतना फोकस नहीं करो, ये जो मेन ट्रिवियाज वाले हैं उसमें ध्यान रखो। देन वी कैन गो टू वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो बिल जो अगर एक्ट बनना है, फॉर दैट वी नीड प्रेसिडेंट एसेट। और प्रेसिडेंट एसेंट का है कि इसमें आपका तीनों बिल का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी, मनी बिल एंड कंस्टिट्यूएंट अमेंडमेंट। तो ऑर्डिनरी बिल में आपको ध्यान रखना है कि उसमें असेंट दे सकते हैं, अपना असेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं, एंड ही कैन रिटर्न द बिल टू द पार्लियामेंट। बट इसमें वो कंडीशन आ जाती है कि अगर पार्लियामेंट उसको अगेन पास करके देता है, देन द प्रेसिडेंट इज फोर्स टू गिव हिज असेंट। मनी बिल में आपको रखना है कि ध्यान रखना है कि इसमें असेंट दिया जा सकता है, प्रेसिडेंट विदहोल्ड कर सकता है अपना असेंट, लेकिन वो बिल को रिटर्न नहीं कर सकता है। तो एक एक इसमें माइनस होता जा रहा है कि पहले में तीनों अलाउड है, मनी बिल में आपका रिटर्न जो है बिल वो अलाउड नहीं है। एंड देन कंस्टिट्यूएंट असेंबली में उसमें 24th अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये ऑब्लिगेशन कर दिया है गया प्रेसिडेंट के लिए कि उनको असेंट देना ही पड़ेगा। उसमें नाइदर देयर इज ऑप्शन टू विदहोल्ड हिज असेंट, नाइदर देयर इज ऑप्शन नॉर देयर इज ऑप्शन टू रिटर्न द बिल टू द पार्लियामेंट। तो इसमें एक सीक्वेंस में आपको ग्राफ में बना के दे दूंगा, तो उसमें है कि जो तीनों नीचे आता जाएगा उसमें उसका लिमिटेशंस बढ़ती जाएंगी प्रेसिडेंट के ऊपर। एंड देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ क्वालिफाइड वीटो, जिसमें आपको अगर रिटर्न करके बिल आता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट रिटर्न करते हैं पार्लियामेंट के पास जो बिल है, तो उसको अगर ओवरराइड करना है देन दे हैव टू पास इन अ हायर मेजोरिटी। तो वो आपका जो कंसेप्ट है वो यूएस में यूज होता है, यहाँ पे अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं है। विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट बिल्स का जो आएगा कि मतलब ऑर्डिनरी, मनी बिल और कंस्टिट्यूएंट असेंबली तो वहां होता नहीं है, तो स्टेट बिल के रिगार्डिंग में है कि वो रिटर्न कर सकते कंसिडरेशन के लिए। अगर गवर्नर ने कोई बिल रिजर्व कर रखा है तो वो रिटर्न कर सकते हैं कंसिडरेशन के लिए, और अगेन पास किया जाता है। तो अगेन पास में आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो रीपास होके आता है वो गवर्नर के थ्रू नहीं आता, वो डायरेक्ट आपका प्रेसिडेंट के पास जाता है, एंड प्रेसिडेंट हैज द ऑप्शन टू रीसेंड द बिल वापस कर सकते हैं, और उनपे कोई कंपल्शन नहीं है कि दैट ही हैज टू गिव हिज असेंट दिस टाइम आल्सो। देन देयर कम्स द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग, इसमें ये बोलना भूल गया मैं कि थोड़ा सा आर्टिकल का आप लोग ध्यान रख लेना। और वो बेयर एक्ट अगर आप देखोगे ना तो वो सबसे बेस्ट होता है कि आपको याद करने के लिए कि आर्टिकल किस है, आर्टिकल के अंदर कौन सा आ रहा है। सो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आपका आज ऑर्डिनेंस में, ठीक है भाई, ऑर्डिनेंस मेकिंग का है कि आपका कुछ बोल रहे हो क्या भैया? हाँ भैया। हाँ भैया ठीक है, मैं ठीक। एक रिक्वेस्ट वो तेरा एक रिक्वेस्ट है भैया कि वो हाँ जो बोलो। बेयर एक्ट आप बता रहे हो ना, अगर आपके पास होगा तो आप शेयर कर सकते हो उसे। ठीक है, वो मैं कर दूंगा। और ये थोड़ा सा माइक थैंक यू। मेरा ना वो आवाज लो हो जा रही है, इसलिए मेरे को आगे आना पड़ रहा है, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं भैया, इट्स ओके। ठीक है। सो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का आ जाएगा आपका आर्टिकल 123 के अंदर। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग में आपको जो ध्यान रखना है कि इसमें जो होता है ये पास होता है रिसेस में। रिसेस का मतलब है कि अगर ये नहीं सोचना है आपने कि दोनों हाउस जब अपने नहीं होंगे प्रोसेस में तभी रिसेस काउंट नहीं होता है। अगर कोई एक हाउस भी सेशन में नहीं है देन इट इज ऑल्सो कंसिडर एज ए रिसेस, क्योंकि कोई भी बिल को पास करने के लिए वी नीड बोथ द हाउसेस। और जो ये पूरा प्रोसेस है दैट इज नॉट पैरेलल पावर टू लेजिस्लेशन। जब लेजिस्लेचर एब्सेंट होगा, मतलब जब रिसेस में होगा, देन ओनली प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज पावर। और सेटिस्फैक्शन उसमें उनको कंसीडर करने के वक्त सेटिस्फैक्शन उनको बताना पड़ेगा कि सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट दैट रेंडर इट नेसेसरी टू पास दिस ऑर्डिनेंस। तो एक आप इसमें केस याद रखेंगे, कूपर 1970 वाला। उसमें क्या है कि प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन जो है उसको भी क्वेश्चन किया जा सकता है। और ये ऑर्डिनेंस मेकिंग के रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग ट्रिविया है कि आपका आता है कि मैक्सिमम पीरियड कब तक होता है। तो मैक्सिमम पीरियड आपका आता है कि 2 सेशन जो पढ़ते हैं पार्लियामेंट के, उनका गैप जो हो सकता है वो मैक्सिमम 6 मंथ का होता है। तो मान लो कि अगर एक हाउस एब्सेंट होता है और वो वेट करते हैं और दूसरे हाउस के एब्सेंट होने के दिन ही वो ऑर्डिनेंस, मतलब जिस दिन वो खत्म होता है सेशन उस दिन वो पास करते हैं ऑर्डिनेंस, देन दे कैन वेट कि वो उस हाउस को रीअसेंबल होने के लिए 6 महीने का, और 6 महीने के बाद जब वो दोनों हाउस में से जो लेटर हाउस है वो आ जाता है तो उसके बाद दे हैव 6 वीक का टाइम
कि उसके अंदर उनको आइदर दे हैव टू पास और रिजेक्ट। तो जो मैक्सिमम आपका टाइम आता है दैट इज 6 मंथ एंड 6 वीक। ये आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले का ये फॉर्मूला जो 6 मंथ 6 वीक का आता है ये दूसरी चीजों में नहीं लगता है, ये थोड़ा सा अलग है। तो 6 मंथ एंड 6 वीक वाला आपको याद रखना है। एंड यू हैव टू नो कि ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। इसमें डिस्क्रिशनरी पावर का काउंट नहीं होता, बिकॉज ही कैन प्रोमलगेट और विड्रॉ ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का ये है कि इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ए रेट्रोस्पेक्टिव मैनर, और रेट्रोस्पेक्टिव में टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं कि आप रेट्रोस्पेक्टिव डेट से आप टैक्सेस भी डाल सकते हैं, टैक्सेस भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ओनली लिमिटेशन है कि आप ऑर्डिनेंस मेकिंग के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसका प्रोसीजर पूरा अलग जाता है। और ये जब इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में पासिंग के लिए ऑर्डिनेंस, तो उसके साथ साथ प्रेसिडेंट हैज टू गिव ए स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टेंसेस दैट हैड नेसेसिटेटेड इमीडिएट लेजिस्लेशन बाय ऑर्डिनेंस शुड बी प्लेस्ड बिफोर द हाउस। तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कौन सी सर्कमस्टांसेस आ गई थी। तो ये एकदम डिस्क्रिशनरी तो है भी नहीं, और इसके साथ साथ ये भी है कि अपनी मनमर्जी का कोई भी काम नहीं होगा इसके अंदर। आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कौन सी सर्कमस्टांसेस थे जिसके अंदर आपको ये स्टेप लेने पड़े। पार्डनिंग पावर जो मेन आपका इसमें कवर होगा वो लेजिस्लेशन में हो जाएगा। मतलब थोड़े थोड़े मैं बेसिक बता देता हूँ कि जुडिशरी में कवर हो जाएगा। तो पार्डनिंग पावर का ये है कि आर्टिकल 72 के अंदर है कि प्रेसिडेंट कैन गिव पार्डन इन ऑल केसेस वेयर। तो इसमें 3 टाइप ऑफ केसेस है वे ही कैन गिव पार्डन। तो फर्स्ट आ जाता है ऑफेंसेस अगेंस्ट ए यूनियन लॉ, सेकंड इज कोर्ट मार्शल, एंड थर्ड इज सेंटेंस ऑफ डेथ। तो ओनली इन दीज 3 केसेस ही कैन गिव पार्डन। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इसमें मेंटेन होती है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है, और देन इट इज ओनली ए एग्जीक्यूटिव पावर। इसका ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट नेचर ऑफ और ये पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इट इज नॉट ए जुडिशियल पावर बट इट इज ए एग्जीक्यूटिव पावर, क्योंकि इसमें जुडिशियल जो प्रोसेस होता है एविडेंस देने का काउंटर वाले का, तो वो आपका फॉलो नहीं होता है। इट इज ओनली एन एग्जीक्यूटिव पावर। इसके साथ साथ आपको पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट और रिप्राइव, इन सबका मीनिंग थोड़ा थोड़ा आप देख लेना। बस इतना है इसमें, प्रेसिडेंट में तो इतना आएगा आपका। तो इसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगा, तो इसको बाद में कवर कर सकते हैं हम, क्योंकि फिर इस तरह से पार्लियामेंट लिंक हो सकता है प्रेसिडेंट के बाद। हेलो हेलो हाँ भैया हेलो। करिए। ठीक है ना। प्रेसिडेंट के बाद पार्लियामेंट कर लेते हैं, उसके बाद वापस आ जाएंगे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिलर, वो कैबिनेट पे अपन। सो पार्लियामेंट का जो आर्टिकल आपको ध्यान रखना है दैट इज 79 to 122, और इसमें जो है कि ये जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है व्हाट दैट इंश्योर इज द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। दैट इज नॉट अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम जहां पे दोनों जो आपका लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स है वो अलग अलग रहेगा। सो पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के बारे में हमने बात कर लिया कि इलेक्शन ओथ से उसका जो पावर है, पार्डनिंग ऑर्डिनेंस का, वो सब हमने कवर कर लिया। इस वाले में फोकस करते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा का, एंड देन प्रोसेस क्या फॉलो होता है पार्लियामेंट में। 1 मिनट आप। सॉरी यार, कोई आया था, इसने माइक भी तो ऐसा लगवा दिया मेरा।
1 सेकेंड। यार जाना नहीं, मेरे को ना एक पेज मिस हो गया इसमें, तो ये ऐसे वो टर्न हो गया ना। सॉरी यार, ना वो कोई आया था, उससे काम था। तो इसका लोकसभा और राज्यसभा का हम स्टार्ट कर सकते हैं कंपैरिजन के थ्रू। तो कंपैरिजन में आपको इसका इसका चार्ट बना के रख लेना चाहिए कि इसमें आपका आ जाएगा राज्यसभा में इट इज अपर हाउस एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस। राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज आता है, एंड देन लोकसभा में आपका आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। राज्यसभा की मेंबर इज 250, जिसमें 238 are representation of state and UTs and 12 are nominated by president. And लोकसभा में आ जाएगा 552 members का है, that are directly elected by territorial constituencies. अब वॉइस आ रही है? हाँ जी भैया। ठीक है। सो आपका राज्यसभा में जो आपका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज गिवन इन द 4th शेड्यूल, उसमें डिवाइड हो रखा है कि कौन से स्टेट से कितने मेंबर आने वाले हैं, और उसका जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन है दैट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो आपको ये प्रोसेस वाला जो है इसमें प्रेसिडेंट का मतलब जितने इलेक्शन का आप देख लेना कि कहाँ पे कौन सा डायरेक्टली है, कौन सा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, और उसका मीन्स ऑफ प्रोसीजर क्या है कि वो प्रोपोर्शनेट और इसका सिंगल ट्रांसफरेबल और डायरेक्टली वोट का। एंड आपका लोकसभा के अंदर आ जाएगा कि इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड बाय टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और उसमें जो वोटिंग एज का है कि दैट वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट है उसका आपको याद रखना पड़ेगा दैट इज 61 इन द ईयर 1988। एक फिर इसमें आपका आता है कि डिलिमिटेशन कमीशन का, कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये टेरिटोरीज है वो डिफाइंड जो है दैट इज ओनली डन 4 times इन द हिस्ट्री। तो आपका वो आ जाएगा 1952, 1962, 1972 एंड 2002। तो अभी जो लिमिटेशन कमीशन आप जो जेएनके का सुन रहे थे वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए तो बनता रहता है, लेकिन जो ऑल इंडिया के लिए जनरल ये लोकसभा इलेक्शन के लिए होता है दैट इज ओनली 4 times। एंड फिर आपका राज्यसभा का आ जाएगा कि दैट इज कंटिन्यूइंग चैम्बर, जिसके 1/3 मेंबर हर 2 years में रिटायर होते हैं, और जो न्यू मेंबर सिलेक्ट होते हैं दे रिमेन इन ऑफिस ओनली फॉर द रिमेनिंग टाइम पीरियड। और जब आप ये बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो आपको ये उसमें दिखेगा कि ये टर्म ऑफ 6 years है, वो बेयर एक्ट में मतलब जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दिया नहीं गया है, इट इज कमिंग थ्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। और जो लोकसभा का जो टेन्योर आ जाता है वो आपका 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। आपका जैसे प्रेसिडेंट का है उसकी तरह लोकसभा का भी फर्स्ट मीटिंग के बाद ही आपका वो टेन्योर काउंट होता है, और जो इसका टेन्योर है वो एक्सटेंड हो सकता है बाय 1 year ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, और वो थ्रू होगा एक लॉ। एंड देन राज्यसभा का आपको याद रखना है कि ये इसमें मेंबरशिप का जो एज का लिमिटेशन है वो 30 years है, एंड देन इन लोकसभा इट इज 25 years। एंड राज्यसभा का पहले ये लिमिटेशन हुआ करता था कि जो आपको इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं आपको उस स्टेट का पर्टिकुलर मेंबर होना चाहिए, लेकिन ये बाद में चेंज करके ये लिमिटेशन हटा दी गई कि अगर आपको अब राज्यसभा का मेंबर बनना है तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप उस स्टेट के रेसिडेंट हो, या फिर रेसिडेंट होने चाहिए मतलब बाय बर्थ आप उधर के नहीं भी होंगे तो वो चल जाएगा। और इसमें जो राज्यसभा का जो रेजिग्नेशन दिया जाता है वो आपको चेयरपर्सन को दिया जाता है, और लोकसभा में आपको रिजाइन किया जाता है स्पीकर को। डिस्क्वालिफिकेशन का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, डिस्क्वालिफिकेशन कैन हैपन थ्रू 3 मेन प्रोसेस। दैट इज फर्स्ट कि आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आ जाएगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप यूज कर रहे हैं आउटसाइड अपने पार्लियामेंट के। सेकंड आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आ जाता है, उसमें कई सारे आर्टिकल हैं, उसमें ऑफेंसेस दिए हुए हैं
लालू प्रसाद का जैसे इसमें था कि 8(1) का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, करप्शन का चार्जेस है, उसके अंडर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। देन थर्ड इज योर 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में डिफेक्शन का आ जाता है, और इसका आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि इसमें कैसे कैसे वो प्रोसीजर क्या है। तो 10th शेड्यूल से जो रिलेटेड डिफेक्शन वाला केस है, दैट इज डिसाइडेड बाय चेयरपर्सन और स्पीकर, एंड दैट इज सब्जेक्टेड टू द जुडिशियल रिव्यू। ये डिफेक्शन में आपको इसमें कौन कौन से प्रोसेस होता है कि आपने पहले अपना वॉलेंटरी जो मेंबरशिप है वो गिफ्ट कर दिया है, आपने जो डायरेक्शन आई है उसके कॉन्ट्ररी आपने वोटिंग की है। इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, अगर वो करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एंड देन नॉमिनेटेड मेंबर हैं, उनको 6 मंथ के अंदर अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं देन इट्स ओके, लेकिन अगर 6 मंथ के बाद अगर वो कोई ज्वाइन करते हैं तो दे आर ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड अंडर 10th शेड्यूल। वो जो आपकी है उसको अगर मतलब बोथ ऑफिस के अगर अनलेस द मेंबर्स टेक द ओथ ही कांट वोट एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ऑफिस। सैलरीज आपका इसमें चार्ज ऑन का जो एक्सपेंडिचर आता है, जो वोटिंग सब्जेक्टेड टू वोटिंग नहीं होता, उसमें 7-8 लोगों का उसमें चार्ज एक्सपेंडिचर होता है। तो पार्लियामेंट में उसका है स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर एंड चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन, ये 4 लोगों का है जिसमें आपका वोट ये सैलरीज चार्ज ऑन आती है कि आपको इसमें वोटिंग नहीं पड़ती है। एंड द मोशन टू रिमूव स्पीकर एंड चेयरमैन मस्ट बी प्रीसीडेड बाय मिनिमम 14 डे नोटिस, एडवांस नोटिस। और ये जो इनका जो रिमूवल प्रोसीजर होता है उसमें वो वोट तो नहीं कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं, और जो बाकी जब तक वो चेयर करते हैं तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते हैं। उनका जो आता है कि अगर कोई टाई ब्रेकर करना होता है देन दे कैन वोट इन नॉर्मल प्रोसीडिंग्स। राज्यसभा का जो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का जो आता है उसमें थोड़ा थोड़ा आर्टिकल जो आपको याद रखना है, दैट इज 249, जिसमें राज्यसभा परमिट करती है पार्लियामेंट को कि लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट। एंड देन 312 जो आता है कि राज्यसभा हैज द पावर टू इंट्रोड्यूस अ बिल टू क्रिएट एन ऑल इंडिया सर्विसेज। और जो मोशन टू रिमूव एनी वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा दैट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द राज्यसभा। रोल ऑफ प्रेसिडेंट का जो है वो हमने इसमें विथ रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट पहले ही कवर कर लिया है कि उसमें जो समनिंग पावर आ जाएगा, प्रोरोग पावर आ जाएगा, तो अभी उसमें आप प्रेसिडेंट के जब पढ़ेंगे तो उसके साथ आप लिंक कर लेना, इसमें फिर आप बस इसको रिवाइज करने के लिए रख लेना पार्लियामेंट के लिंक के साथ। फंक्शनिंग का जो पार्लियामेंट का आ जाएगा तो इसमें आएगा कि आपका ये ऑफिसेज आ गए और आपके चेयरमैन आ गए, देन कम्स द फंक्शनिंग। तो फंक्शनिंग में आपको ध्यान रखना है कि उसका जो पार्लियामेंट का होता है कि 3 सेशंस होते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर। और जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिसेस है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है उसमें आपका ये मेंशन नहीं होता कि बजट, मॉनसून और विंटर होना चाहिए। उसका जो ओनली मेंशन है कि कोई भी 2 सेशन के बीच में जो रिसेस टाइम है दैट शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ। तो अगर पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली दिया हुआ है कि कितने सेशन होने चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं दिया हुआ है कि कितने सेशन होने चाहिए। उसमें ओनली कंडीशन दैट इज गिवन कि आपका जो 2 सेशन पढ़ते हैं उसका गैप 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन ए सेंस कि अगर कोई गवर्नमेंट चाहे तो वो 2 सेशन में भी काम चला सकती है, लेकिन 2 सेशन से ज्यादा कभी कम हो ही नहीं सकता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। और जो जब ये सेशन का काम खत्म हो जाता है देन स्पीकर पासेस एडजोर्नमेंट सिन डाई। एडजोर्नमेंट सिन डाई का आपका आ जाएगा तो वो पास करता है स्पीकर, और जब वो एडजर्नमेंट सिन डाई प्रेसिडेंट के थ्रू अप्रूवल हो जाता है देन वी कॉल इट एज नोटिस ऑफ प्रेरोगेशन। और जब प्रेरोगेशन नोटिस आ जाता है ओनली देन पार्लियामेंट कैन गो इनटू रेसेस। और जब रिसेस का टाइम 6 महीने से पहले प्रेसिडेंट आपको कभी भी रिकॉल कर सकता है, वापस बुला सकता है थ्रू समन। तो प्रेसिडेंट में आपका आ जाएगा प्रेरोगेशन एंड समन का, और स्पीकर और चेयरमैन का आ जाएगा आपका एडजर्नमेंट सिन डाई एंड एडजर्नमेंट का मोशन। तो ये 4 मोशन जो है कौन कौन लाता है उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। देन वी कैन गो इनटू डेली रूटीन का होता है पार्लियामेंट का। तो फर्स्ट जो आपका स्टार्टिंग होता है दैट स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट आपका आ जाएगा स्टार्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको ओरल आंसर देना होता है विद 15 डे नोटिस आपको मिलता है, और डाउट एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ होते हैं। देन कम्स द नॉन स्टार्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका रिटर्न आंसर होता है और 15 डेज का नोटिस मिलता है, बट इसमें आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अलाउ नहीं है। देन देयर इज थर्ड शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस में आपका डे का डिफरेंस आ जाता है कि 10 डे का होता है और उसमें ओरल आंसर ही होता है और सप्लीमेंट्री एंड डाउट क्वेश्चन आर अलाउड।
उसके बाद जो फर्स्ट आवर क्रॉस होता है देन 12 के अराउंड जो होता है आपका 0 आवर होता है, लेकिन 0 आवर का जो प्रोसीजर है दैट इज नॉट गिवन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, और नोटिस फॉर द मैटर टू बी रेज्ड इन द 0 आवर इज गिवन टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 0 आवर। इसमें बिल जो लैप्स होता है आपको ध्यान रखना कि जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो कौन कौन से बिल आपके वो लैप्स हो जाते हैं। तो इसका मेन एक फॉर्मूला आता है कि जिस जिस बिल पे लोकसभा का हाथ लग जाता है दैट हैज टू डिसॉल्व, दैट हैज टू लैप्स। तो अगर लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस हुआ तो वो लैप्स होगा, अगर उसने बाद में उसको अप्रूव कर दिया और उसके बाद वो दोबारा जाता है राज्यसभा में तो वो लैप्स होगा, अगर लोकसभा से पास होके राज्यसभा से पास होके वो प्रेसिडेंट के पास जाता है तो भी वो लैप्स होगा। तो अगर उसमें एक आपको ये ध्यान रखने के लिए मतलब एक फॉर्मूला है कि जिस एक्ट पे लोकसभा का हाथ लग जाता है वो वाली चीजें लैप्स होंगी विथ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो इसमें 2-4 चीजें हैं जो छोटी छोटी प्रोसीजर है बिफोर वी गो इनटू द प्रोसेस कि बिल कैसे पास होता है। आपको थोड़ा सा ये 2-4 चीजें ध्यान रखनी है कि मोशंस क्या होते हैं। तो मोशंस आपका आ जाएगा 3 टाइप का। सब्सटेंसिव मोशन होता है कि सेल्फ कंटेंट होगा और इंडिपेंडेंट प्रपोजल होंगे। देन देयर इज सब्सिडरी मोशन जो फॉलो अप मोशन होते हैं सब्सटेंटिव मोशंस के, और इनका आइसोलेशन में कोई मीनिंग नहीं होता। देन देयर कम्स द सब्स्टिट्यूटिव वाला। सब्स्टिट्यूटिव का क्या है कि वो जो सब्सटेंटिव मोशन है उसको वो ओवर पावर कर देगा और जो उसको नए तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा विथ ए न्यू कंटेंट एंड टाइम प्रोसीजर जो इंट्रोड्यूस करता है सब्स्टिट्यूटिव वो अलग होता है फ्रॉम द सब्सटेंटिव वाले से। इसमें फिर ये आपका मोशन के साथ आपको क्लोजर का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बिल इंट्रोड्यूस होता है उसका क्लोजिंग कैसे होती है। देन इट इज बाय सिंपल होता है, देन क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कंगारू होता है कि थोड़े थोड़े सेक्शन के बाद आप इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये पास किया जाए, एंड देन गिलोटिन होता है कि गिलोटिन में आपको कंबाइन करके एक साथ में ही सारा पास किया जाता है। और जो ये मोशन आपको अडॉप्ट करना है कि किस तरीके से क्लोजर करना है दैट इज ऑन कंप्लीटली द डिस्क्रिशन एंड चॉइस ऑफ द इंट्रोड्यूसर कि वो किस तरीके से अपने जो बिल है उसको। कोई बोल रहा है क्या? हेलो नो भैया कंटिन्यू। ठीक है ठीक है। तो आपका जो ये कौन सा ऑप्शन आप लेते हैं क्लोजर मोशन के लिए, तो ये आपका ऑन कंप्लीटली डिस्क्रिशन है इंट्रोड्यूसर के ऊपर। इंट्रोड्यूसर को ये पता लग जाएगा क्या किसका माइक ऑन है, तो उसको बोल दो आप लोग। नाम लिखा हुआ नहीं है, वो आपको फर्स्ट में शो कर रहा होगा। एक मिनट रुको, वो क्वेश्चन मार्क है। हाँ क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क। कोई नहीं, अच्छा तो आपका ये फिर आ जाएगा ना कि आपको मतलब बिल के प्रोसीजर में आपको अभी बताता हूँ, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें है ना पूछने वाली ये ज्यादा हैं, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि वो प्रोसीजर वाले में थोड़ा सा ही आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये वाले में मेजर फोकस करना है कि एक तो आपका ये आ जाएगा कौन से क्वेश्चन टाइप हो गए, क्लोजर मोशन के टाइप हो गए। देन आपको टाइप ऑफ मेजोरिटी याद रखनी है कि सिंपल में आ जाएगा 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, इफेक्टिव में यू शुड नो कि 50% ऑफ प्रेजेंट स्ट्रेंथ। तो वो जो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है हम उसको माइनस कर लेते हैं, जैसे 100 हो गया उसमें 4 वैकेंसी आ गई तो 96 का हम 50% काउंट करेंगे। एब्सोल्यूट इज 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। तो जो 100 होगा उसमें वैकेंसी भी काउंट होंगी, तो मतलब 100 का आपको 50 लेना पड़ेगा। देन स्पेशल मेजोरिटी में आपका 2 तरीके का आ जाता है अंडर आर्टिकल 368 जो आपका होता है कि मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग स्पेशल मेजोरिटी आ जाएगा। एंड देन इसी में एक और आता है कि आर्टिकल 61 वाला। आर्टिकल 61 की जो मेजोरिटी है जो हमने प्रेसिडेंट में देखी थी जो आपको इम्पीचमेंट के लिए चाहिए होती है, दैट इज द टफेस्ट मेजोरिटी जिसमें आपको 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस चाहिए होती है। तो दैट इज द टफेस्ट आपका आ जाएगा मेजोरिटी जो चाहिए होती है। इसके बाद आपको कट मोशन ध्यान रखना है। कट मोशन हम देखेंगे मतलब वो आ जाएगा मनी बिल के कंटेक्स्ट में आता है। तो कट मोशन में आपका आएगा पॉलिसी कट एक आता है। पॉलिसी कट में जो आपकी इंटायर पॉलिसी है वो रिजेक्ट होती है और जो फाइनल ग्रांट बनता है वो आपका सिर्फ 1 रुपए का बनता है। देन देयर इज इकोनॉमिक कट, उसमें रिडक्शन होता है, वो एक फिक्स्ड अमाउंट में होता है कि वो जो मोशन पास होगा उसमें बताया जाएगा कि इतने अमाउंट को हम रिड्यूस कर रहे हैं एज पर वो एनालिसिस जो आपका बैठता है। एंड देन टोकन कट आता है। टोकन कट में है कि एक फाइन के तौर पे 100 रुपए या फिर जो भी वो डिसाइड
करें तो वो फाइन के तौर पे थोड़ा सा अमाउंट उससे रिड्यूस करता है। तो पॉलिसी कट में तो पूरा जाता है, सिर्फ 1 रुपए बचता है। इकोनॉमिक कट में वो स्पेसिफिक डिटरमाइन करते हैं कि कितना होगा, और टोकन में वो नॉमिनल अमाउंट उसमें से कुछ हटा देते हैं, एज ए फाइन आपका कर देते हैं। बिल प्रोसीजर अभी स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो तीनों का आ जाएगा कि ऑर्डिनरी बिल का, और मनी बिल का, एंड कंस्टिट्यूएंट असेंबली ये अमेंडमेंट बिल का। तो ये जो तीनों का है, इसमें आपका जो एंड का हमने पहले ही कवर कर लिया कि प्रेसिडेंट इन तीनों को कैसे हैंडल करता है। तो किसमें वो विदहोल्ड कर सकता है, किसमें वो असेंट देगा, किसमें वो रिटर्न कर सकता है। तो ऑर्डिनरी का, मनी बिल का और कंस्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल का जो है, ये तीनों का आप ज्यादा ध्यान रखना। तो इसमें अभी वो आखिरी वाला सेक्शन मैं नहीं क्लियर कवर करूंगा क्योंकि वो पहले हो गया है। बस इसमें जो पार्लियामेंट के अंदर जो प्रोसेस होता है तीनों के रिगार्डिंग, उसमें हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल का है कि इट कैन बी ऑफ 2 टाइप। आपका या तो मनी बिल, ये गवर्नमेंट बिल होगा, या फिर आपका प्राइवेट मेंबर बिल होगा। प्राइवेट मेंबर बिल का पासिंग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो उसके लिए उसको सिर्फ अल्टरनेटिव फ्राइडेज के आफ्टरनून को ही दिया जाता है कि अगर किसी को इंट्रोड्यूस करना है तो वो कर ले। और जो ऑर्डिनरी बिल होता है, ये आप किसी भी हाउस में, लोकसभा, राज्यसभा, किसी में भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ जनरल डिस्कशन होता है। जनरल डिस्कशन में जो आपका इंट्रोड्यूसर होता है वो मेन प्रोविजन को इंट्रोड्यूस करता है हाउस में, और जब ये खत्म हो जाता है जनरल डिस्कशन आपका, तो उसके बाद जो ये कॉपी ऑफ जो एक्ट या बिल जो होता है वो सबको सर्कुलेट होती है, और इसके बाद ये गैजेट ऑफ इंडिया को पब्लिश होने के लिए भेज दी जाती है। गैजेट ऑफ इंडिया, ये जो पब्लिकेशन जो होता है, इसमें आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर गैजेट में पहले ये कोई भी बिल पब्लिश होके आता है, तो उस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको लीव ऑफ द हाउस का जो चेयरमैन या फिर स्पीकर होता है वो नीचे होता है। ऑर्डिनरी प्रोसेस में अगर आप आते हैं तो आपको कुछ दिन का नोटिस देना पड़ता है आपको, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। लेकिन अगर आपका बिल पहले पब्लिश हो जाता है गैजेट ऑफ इंडिया में, तो आपको ये परमिशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जनरल डिस्कशन के बाद हाउस डिटरमाइन करता है कि इसको कमेटी स्टेज में भेजना है, और कमेटी किस तरीके की, वो उनका पर्सनल चॉइस है। आइदर कैन बी सिलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट कमेटी। लेकिन ज्वाइंट कमेटी अगर वो सिलेक्ट करते हैं तो उनको दूसरे हाउस को कॉल देना पड़ता है कि वहां से कुछ मेंबर्स को भेजें अपनी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। इसमें पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, अभी हम बाद में उसकी बात करेंगे। तो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी का मेन रोल होता है कि अगर किसी डिपार्टमेंट के रिलेटिंग वो बिल होता है तो उस पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, जिसके पास 3 मंथ का स्पेसिफिक टाइम होता है कि उसके अंदर वो डिस्कस करके उनको रिपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। अर्लियर ये आपका लिमिटेशन नहीं था कि इसका आपको 3 मंथ्स के लिए देना होता है, लेकिन बाद में इसको चेंज करके इसको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आपको देना पड़ता है। और जो रिपोर्ट ये कमेटी स्टेज से पब्लिश होकर आती है, उसमें वो आइदर कंप्लीटली एक्सेप्ट कर सकते हैं, कंप्लीटली रिजेक्ट कर सकते हैं, या रिकमेंड कर सकते हैं चेंज बिल के अंदर। लेकिन इनमें से कोई भी चीज इंट्रोड्यूसर के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। तो जब ये हो जाता है, प्रोसेस रिपोर्ट के साथ आता है, तो ये दोबारा वोटिंग के थ्रू जाता है, एंड आइज एंड नोज का जो प्रोसेस होता है, कौन सी मेजोरिटी लग रही है, वो एज पर द कंटेंट वो डिटरमाइन होता है कि कौन सा कंटेंट उसके अंदर, बिल के अंदर है। तो एक बार पास हो जाता है तो वो बिल आएगा आपका सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस में वो सेम प्रोसेस फॉलो करेगा। लेकिन ऑर्डिनरी बिल में आपको इसका ध्यान रखना है डेडलॉक का। डेडलॉक आपका किस में हो सकता है कि आइदर द सेकंड हाउस रिजेक्ट्स द बिल, विद होल्ड करके रख सकता है 6 महीने के अंदर, 6 महीने तक, और जो इंट्रोड्यूसर हाउस के पास वो रिकमेंडेशन भेज सकता है, लेकिन जो इंट्रोडक्शन हाउस है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करे। तो इन 3 कंडीशन में एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, जिसको हटाने के लिए यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को कि एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाए अंडर आर्टिकल 108। तो 108 के अंदर जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उसका कोरम आपका 110 आ जाता है, और जो उसमें रूल्स फॉलो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, नॉट ऑफ राज्यसभा। और जो उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी होगा वो आपका स्पीकर होगा, नॉट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और इसके अंदर आपका पूरा इंटायर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर आपको फॉलो होता है। और आज तक सिर्फ 3 बिल ऐसे हैं जो ज्वाइंट सीटिंग के थ्रू पास हुए हैं। वीटो पावर, इसमें जब ये बिल दोनों हाउस से पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो प्रेसिडेंट के पास हमने वो ऑप्शन देखे थे, तो उसमें आपका वीटो पावर का कंसेप्ट आ जाता है कि एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकते हैं प्रेसिडेंट, जिसमें वो कंप्लीट रिजेक्शन कर सकते हैं। सस्पेंशन वीटो में आपका आता है कि ही कैन रीसेंड द बिल टू द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट अगर उसको दोबारा से अप्रूव करके भेज देता है तो उनके बाद फिर उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको अप्रूव करना ही पड़ेगा। एंड देन पॉकेट वीटो में है कि आप उसको बस अपने पास रोक के रखें, और नाइदर यू
रिजेक्ट नॉर यू एक्सेप्ट द बिल। और मनी बिल के रिगार्डिंग आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें आपका वीटो नहीं लगता है। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा कि कंस्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल का। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में आपका 2 टाइप का आता है। तो एक आपका आ जाएगा स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट 2/3 वाली प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी आपका 50%, मतलब आपको दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है कि एक तो 50% आपका टोटल मेंबरशिप भी होना चाहिए एंड देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का। एंड इसके साथ एक और एडिशन आ जाएगा कि उसमें जो सेकंड टाइप आ जाता है कि 268 के अंदर कि आपको हाफ ऑफ द स्टेट की भी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू आपको रेटिफिकेशन चाहिए। ये जो स्टेट का है तो इन दोनों के साथ एक आता है कि सिंपल मेजोरिटी के थ्रू भी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल होते हैं जो अमेंड किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये थ्रू सिंपल मेजोरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट होते हैं दैट आर नॉट पार्ट ऑफ आर्टिकल 368। आपको उसको कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 के अंदर आप उसको कंसीडर नहीं कर सकते एज ए अमेंडमेंट, लेकिन वो अमेंडमेंट है, लेकिन वो अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट नहीं है। थर्ड आपका आ जाएगा कि ये आपने ऑर्डिनरी कर लिया, देन इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड देन बजट का आ जाता है। थर्ड बजट है। तो बजट का जो वर्ड यूज होता है कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट पूरे कहीं पे इस वर्ड का यूज नहीं होता है, और जो वो डिफाइन करता है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट प्रेसिडेंट शेल कॉज द लेइंग डाउन ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक हलवा सेरेमनी का आपको पता होगा कि जो प्रेजेंटेशन से एक दिन पहले आपका हलवा सेरेमनी होती है जिसमें लॉक कर दिया जाता है ऑफिशियल्स को, तो उसके नेक्स्ट जो मॉर्निंग होता है उसमें प्रेसिडेंट के पास एक समरी जाती है। तो समरी वो जब अप्रूव कर देते हैं देन फाइनेंस मिनिस्टर कैन इंट्रोड्यूस द बजट इन लोकसभा में ही होगा सबसे पहले। वहां पे जनरल साइलेंट फीचर्स जो आपको जो डिस्कस होते हैं 3-4 दिन के लिए, उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो राज्यसभा में भी इसको प्रेजेंट करेंगी। हम ये मानते हैं कि राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता, ये नहीं होता, क्योंकि वहां पे वो प्रेजेंट करेंगे और वो जनरल डिबेट एंड डिस्कशन अलाउड होता है, बस उसमें वोटिंग का रोल नहीं है राज्यसभा का। तो विथ रिस्पेक्ट टू बजट आपको ये ध्यान रखना कि राज्यसभा का रोल है कि डिस्कशन एंड डिबेट उसमें अलाउड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। देन एक बार जब वो इंट्रोड्यूस हो जाता है देन ये आपका जो बजट है वो जाता है लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। तो अभी जो हमारा है इट्स 24 DRSCs जिसकी मेंबरशिप आपकी होती है 21 लोगों की, इसमें से 31 लोगों की, जिसमें 21 आपके लोकसभा से आते हैं, 10 आपके राज्यसभा से आते हैं। ये फर्स्ट टाइम आपका पोस्ट लिबरलाइजेशन एरिया में बना था 1993 में, और बाद में इसको 16 से ऐड करके 8 ऐड करके 24 अभी जो टाइमिंग है उसमें 24 चल रहा है। तो आपका ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज जो आपका है अप्रूवल करके देता है, तो उसके बाद ये आता है वापस, और जो प्रोसीजर होता है उसमें जो हमने कट मोशन चारों पढ़े थे उसके थ्रू, और जो ये पासिंग मोशन होता है वो दोनों का यूज होता है, उसके थ्रू पूरा पास होता है, और जो अप्रोप्रिएशन बिल कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये पूरा जो चेंजेस हो जाते हैं ना ग्रांट्स के लिए, रिवाइज ग्रांट ऑफ ग्रांट को उसको फॉर्म किया जाता है अप्रोप्रिएशन बिल में। अप्रोप्रिएशन जो बिल है उसको सर्टिफाई करता है स्पीकर। स्पीकर क्या करता है, सर्टिफाई करता है कि दैट इज नाउ ए मनी बिल, और मनी बिल के बाद वो ट्रांसफर कर देता है टू राज्यसभा, और राज्यसभा के बाद मनी बिल जब एक बार वो सर्टिफाई हो जाता है देन राज्यसभा हैज ए लिमिटेशन ऑफ ओनली 14 डेज, जिसके अंदर आपको सारा काम करना है। उसको अगर रिकमेंडेशन देनी है तो 14 डेज के अंदर देके आपको रीसेंड करना है लोकसभा के अंदर। जो ये अप्रोप्रिएशन बिल है उसके बाद आपका जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद जैसे हमने देखा था कि उसके पास ऑप्शन नहीं है, तो उसके पास जो ऑप्शन बचता है वो ओनली टू अप्रूव आ जाता है, क्योंकि वो उसके रिकमेंडेशन से आया तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको रिजेक्ट नहीं करता है। तो अप्रूवल के बाद वो अप्रोप्रिएशन एक्ट कन्वर्ट हो जाता है। अप्रोप्रिएशन एक्ट में आपको चार्ज एक्सपेंडिचर और मेड एक्सपेंडिचर का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में दिया हो, शेड्यूल में दिया है लास्ट में कहीं,
कि जो चार्ज एक्सपेंडिचर है वो कौन कौन से हैं। तो वो ज्यादा नहीं है, आप थोड़ा सा अगर हो सके तो उसको देख लेना कि वो चार्ज एक्सपेंडिचर, जैसे चार तो मैंने आपको बता दिया कि स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, इन चार लोगों का जो है वो एक्सपेंडिचर चार्ज होता है। वाइस प्रेसिडेंट का होता है, प्रेसिडेंट का होता है, गवर्नर्स का होता है, एंड देन ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर और विधान परिषद के जो होते हैं उनके लिए भी है। तो ये 7-8 लोग हैं जिनका जो एक्सपेंडिचर आता है आपका चार्ज एक्सपेंडिचर में होता है, जिसके लिए वोटिंग नहीं जाती है। और जो मेड एक्सपेंडिचर उसका वोटिंग होती है, उसमें आपका वो सारा मोशंस, कट मोशंस लग सकते हैं। और जब ये सारा हो जाता है, ओनली आफ्टर द पासेज ऑफ एप्रोप्रिएशन एक्ट दैट द पार्लियामेंट कैन अलॉट फंड टू द गवर्नमेंट। जब तक ये एप्रोप्रिएशन एक्ट पास नहीं होगा तब तक नहीं कोई भी मनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। ये स्पेसिफिक आर्टिकल है कि आर्टिकल 114 में दे रखा है कि नो ग्रांट ऑफ फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन बी विड्रॉन विदाउट ड्यू अप्रोप्रिएशन ऑफ लोकसभा। और जो स्पीकर का, ये हमने पहले बात कर ली कि वो सर्टिफाई जो करता है मनी बिल का और राज्यसभा का। और इसमें एक चीज आपको, इसमें लोग लक्ष्मीकांत में दिए हुए काफी सारे मोशंस जो हैं, तो उसमें आप मेन थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो उसमें एक आपका आता है जो बजट से रिलेटेड है, दैट इज वोट ऑन अकाउंट। तो वोट ऑन अकाउंट में क्या होता है कि पहले जो होता था कि बजट का जो इंट्रोडक्शन होता था वो मार्च से स्टार्ट होता था, एंड देन इट गोज ऑन टू अप्रैल मई तक चला जाता था। तो उसमें क्या है कि नए सेशन के लिए आपको पैसा चाहिए होता था गवर्नमेंट को, तो वो पास कर सकते थे वोट ऑन अकाउंट, और उसमें दे कैन विड्रॉ 1/6 ऑफ द टोटल बजट का जो अमाउंट है फॉर द 2 मंथ पीरियड के लिए, कि वो मेंटेन करके, और बाद में वो कलेक्टिवली में सारा पास हो सकता था। इसमें जब ये एप्रोप्रिएशन एक्ट पास हो जाता है तो इसके साथ एक और एक्ट पास होता है जो फाइनेंशियल बिल होता है, और उसमें जो है इनकम साइड जो होता है, अभी तक हम एक्सपेंडिचर का ध्यान रख रहे थे, लेकिन इनकम साइड जो है बजट का वो भी पास होता है विद इन 75 डेज। और जब ये बजट का इनकम साइड भी पास हो जाता है, देन ओनली वी कैन कंसीडर कि बजट पूरी तरीके से कंप्लीटली वो रेटिफाई हो चुका है पार्लियामेंट से। फाइनेंशियल बिल का इसमें है कि टाइप ए और टाइप बी का, तो टाइप ए टाइप बी का दोनों का आपको बस एक मेजर डिफरेंस है, उसी में आप पकड़ सकते हो क्वेश्चन को। तो उसमें है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दोनों रिलेटेड हैं, लेकिन जो पार्ट ए है इसका फाइनेंशियल बिल ए का, उसमें एक्सपेंडिचर के साथ आपका रिटर्न ऑफ क्रेडिट की भी बात होती है। तो आप एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, लेकिन आपको उसमें प्रोसीजर, मतलब उसके प्रोविजंस में ये भी होता है कि इसका जो रिटर्न क्रेडिट आएगा वो कहाँ कहाँ से आएगा। लेकिन जो फाइनेंशियल बिल 2 है उसमें सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात होती है और उसमें क्रेडिट की बात नहीं होती है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आता है कि ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट नॉट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स। तो इसका जरा आप ध्यान रखना कि वो क्लेरिफाई करने के लिए मनी बिल और फाइनेंशियल बिल का रिलेशन क्या होता है, क्योंकि इनका जो मैटर है वो बहुत ज्यादा ओवरलैप करता है। बजट के साथ साथ जो आता है कि बजट के बाद आपका फाइनेंशियल स्क्रूटनी जो ऑफ पार्लियामेंट होती है उसका अलग अलग प्रोसेस होता है कि कहाँ कहाँ से वो फाइनेंशियल स्क्रूटनी हो सकती है। तो एग्जीक्यूटिव का एक आता है कि एग्जीक्यूटिव आपका कैग हो जाएगा, कि कैग जो रिपोर्ट देता है वो फाइनेंशियल स्क्रूटनी हो जाता है आपका। तो कैग वाला आप अलग से इसमें जो बॉडीज आएंगी उसमें आप कवर करना। इसमें जो सेकंड आपका है कि लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी भी होती है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की, वो थ्रू होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो पार्लियामेंट की कंस्टिट्यूट होती है। दैट इज अ जॉइंट कमेटी जिसमें 15 मेंबर्स आपके लोकसभा से आते हैं और 7 आते हैं राज्यसभा से। इसका आपको जो टाइम पीरियड ध्यान रखना है कि वो सिर्फ 1 साल के लिए होता है, और जो कोई भी मिनिस्टर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर नहीं होता है, बिकॉज कोई मेंबर उसका मिनिस्टर उसका मेंबर नहीं होता है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी किसी से भी जाके सवाल जवाब कर सकता है विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम शुरू कब होता है, जब कैग की रिपोर्ट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को सबमिट कर देता है। तो वो उसके बाद वो उसका पूरा देखती है कि इसमें एक्सपेंडिचर में कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं, और अगर वो सेटिस्फाई उससे नहीं होती हैं देन दे कैन रिकमेंड फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट जेपीसी आप कहते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का, जिसके पास पावर होती है कोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की पावर जेपीसी के पास आती है। और जब जेपीसी भी सेटिस्फाई नहीं होता है तो जेपीसी रिकमेंड कर सकता है सीबीआई को
टू लॉन्च ए कंप्लेंट अगेंस्ट जो भी आपका मिनिस्टर होगा अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो अब जो स्कैम सुनते हैं कि बोफोर्स होता है, हर्षद मेहता 2G स्कैम जो हुआ है, ये सेम प्रोसीजर फॉलो हुआ है, जहां पे कैग ने सबसे पहले रिपोर्ट दी, उसके बाद ये पीएससी में गई, पीएससी नहीं सेटिस्फाई हुआ तो जेपीसी कंस्टिट्यूट हुई, और जेपीसी ने फिर आखिरी में रिकमेंड किया सीबीआई को कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर 1988 के अंदर इसको केस लॉन्च किया जाए। इसमें जो लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी का है, इसमें दो और आता है कि आपका एक स्टेट एस्टिमेट कमेटी होती है 30 मेंबर्स की, और लोकसभा मेंबर्स होते हैं उसमें, और जो ये रिकमेंड करती है कि जो आपका डिमांड ऑफ ग्रांट जो आता है उसमें चेंजेस क्या किए जा सकते हैं फॉर ए बेटर पॉलिसी, मतलब बेटर एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग आपको प्रपोजल देते हैं। एंड सेकंड इज कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। उसकी जो मेंबरशिप होती है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी की तरह ही होती है, जिसमें 15 आपके लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना कि उसका जो चेयरमैन जो सिलेक्ट होता है दैट इज ओनली फ्रॉम द लोकसभा। तो इसमें कमेटी जो आपका ये है कि पब्लिक अकाउंट मैंने कर दिया, डिफेंस तो ये पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अकाउंट वाला और एस्टिमेट, तो इसकी तरह और भी कमेटी है छोटी मोटी, तो उसका थोड़ा सा देख लेना, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट लगे तो वो कवर कर लेना। लेकिन जो स्क्रूटनी के रिगार्डिंग है आपको ये ध्यान रखना कि पब्लिक अकाउंट का, एस्टिमेट का और ये पब्लिक अंडरटेकिंग, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। लास्टली हमारे जो पार्लियामेंट के सेक्शन के रिगार्डिंग जो डिस्कशन बचता है वो है प्रिविलेजेस का। तो प्रिविलेजेस में एक हमारा इसमें याद करने के लिए होता है कि रूल ऑफ 89। रूल ऑफ 89 क्या होता है कि अगर आप जो चेक कर रहे हैं कि लोग ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का रिलेशन का जो आर्टिकल आपको याद करना, अगर थोड़ा सा इसका एक फॉर्मूला है, जैसे प्रिविलेजेस का है कि 105 जो आर्टिकल है उसके अंदर ये डिफाइन होता है कि कौन कौन सा इसमें प्रिविलेजेस दी जाती है। तो इसका ही कॉन्ट्ररी आपका स्टेट लेजिस्लेशन में क्या है कि आप 105 में उसका 89 ऐड कर दीजिए, तो वो जो 194 आता है, मतलब ये काफी कम से कम 40 से 45 आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो आप इसमें फाइंड करते हैं कि अगर रटने से ज्यादा अच्छा है कि आपको ऐसे ही पता लग जाता है कि पार्लियामेंट का जो काउंटर पार्ट है कि स्टेट लेजिस्लेशन में ये किस आर्टिकल में दिया होगा, तो ये आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो 194 इसमें आपका स्टेट लेजिस्लेशन में है। तो इसमें जो आपका प्रिविलेजेस आती है कि इंडिविजुअल प्रिविलेज आती है, पहले तो आपका सिविल अरेस्ट नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग सेशन, 40 डेज बिफोर सेशन एंड 40 डेज आफ्टर सेशन, और जब तक ये सेशन चल रहा है आपको कोर्ट से समन नहीं आ सकता टू अपीयर एज अ विटनेस। कलेक्टिव प्रिविलेजेस में आपका आता है कि एक्सक्लूड कर सकता है वो स्ट्रेंजर्स को, कोई रिमार्क जो डेरोगेटरी है उसको एक्सपंज कर सकता है। उसका 105 के अंडर लोकसभा का एंड राज्यसभा का दोनों का अपना कंडक्ट ऑफ बिजनेस और रूल्स ऑफ प्रोसीजर है। एंड कोर्ट में भी बार्ड फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो ये आपका इंडिविजुअल और कलेक्टिव प्रिविलेजेस है। तो थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन की वजह से वो जो मोशंस अलग अलग आते हैं, थैंक्स मोशन का आ जाता है, सेंसर मोशन का आ जाता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर का आ जाता है, वो उतना मैं कर नहीं पाया। तो अगर हो सके तो आप लोग लक्ष्मीकांत से ही देख लेना, उसका हो जाएगा, उसमें ज्यादा है नहीं, थोड़ा सा रटने वाला ही काम है। तो एक वही बच गया इस सेक्शन में, वो नहीं करवा पाया मैं। थैंक यू। हेलो हेलो, हाँ बोल दो यार कुछ। भैया वैसे ये नो कॉन्फिडेंस मोशन बता सकते हो? नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन में यार उसका ना मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा वो है, स्पेसिफिक डिटेल्स हैं कि कितने लोगों को भैया वो तो इंट्रोड्यूस करने काउंसिल के लिए ऑफ मिनिस्टर में आएगा ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है, अलग सेक्शन है, उसको अभी करूंगा। लेकिन उसका जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, मैं उल्टा सीधा, मतलब मेरे को एकदम स्पेसिफिक उसमें डिटेल आपको चाहिए। उसमें आप थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कितने मेंबर्स आपको आने चाहिए और कितने डेट का है, कितने टाइम का है। तो उसका थोड़ा सा आप अगर खुद से देख लोगे ना, या तो मैं लिख के भेज दूंगा ग्रुप पे, वो चल जाएगा। हेलो, जिसने पूछा था भैया यार, वो उसमें ना बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हाँ डिटेल है, वो भैया, मेरा बहुत कंफ्यूजिंग होता था, क्योंकि उसमें मिस नहीं कर सकते आप कोई भी डिटेल काउंसिल वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में।
अब छोटे छोटे दो सेक्शन हमारे बाकी हैं। इसमें आपका एक प्राइम मिनिस्टर का आ जाएगा और कैबिनेट का आ जाएगा। कैबिनेट का मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्पेसिफिक बताऊंगा कि किस तरीके से उसको अप्रोच करना है। प्राइम मिनिस्टर में आपका आ जाएगा कि रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आपकी सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर है, और जो प्रेसिडेंट आपका आ जाता है नॉमिनल हो जाता है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, ये सिलेक्शन का प्रोसीजर है, वो कोई स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं है। और जो अपॉइंटमेंट आता है आपका प्रेसिडेंट करते हैं, और आर्टिकल्स जो ओनली आर्टिकल रिलेटिंग टू प्राइम मिनिस्टर के ये सिलेक्शन का है, दैट इज आर्टिकल 75, जो से बोलता है कि पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का जो अपॉइंटमेंट है प्राइम मिनिस्टर का, वो उसका पर्सनल डिस्क्रिप्शन नहीं है। उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लीडर ऑफ ए पार्टी हो जिसके पास मेजोरिटी हो लोकसभा में, क्योंकि ओनली देन प्राइम मिनिस्टर कैन सस्टेन। तो उसका थोड़ा सा उसको ध्यान रखना पड़ता है। वो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं बन जाती है। डिस्क्रिशनरी तब आता है जब किसी भी पार्टी के एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं हो पार्लियामेंट के अंदर, देन प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज डिस्क्रिशन कि किसको बुलाना है। उसमें वो लार्जेस्ट प्री पोल कोalition को भी बुला सकते हैं और लार्जेस्ट पार्टी में से किसी को भी बुला सकते हैं। तो इसके साथ इसमें ये भी नहीं है कि मतलब प्रेसिडेंट में फर्स्ट अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद ही कैन आस्क हिम टू प्रूव हिज मेजोरिटी इन लोकसभा विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। और प्राइम मिनिस्टर can be elected without being a member of parliament only for the 6 month. Within that time period उसको elect होना पड़ेगा, otherwise he will be no more, he can no longer remain a prime minister. इसमें आपको याद अगर रखना हो तो ये स्टेट लेजिस्लेशन में भी ऐसे ही होता है। और स्टेट लेजिस्लेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ममता बनर्जी का, अभी जो बीच में हुआ था उसमें ममता बनर्जी अपनी जो सीट थी वो हार गई थी, तो इवन आफ्टर दैट वो सीएम बनी रही थी, और वो 6 मंथ के अंदर उन्होंने वापस से री-इलेक्शन, मतलब जो सीट किसी ने वेकेंट की थी तो वो कंटेस्ट करके वो इलेक्ट होके वापस आई थी। तो बोथ पीएम एंड सीएम कैन रिमेन अपना पोस्ट पे फॉर 6 मंथ, और उनके उसके बीच में उनको अपॉइंट होना पड़ता है। इंडिया में ब्रिटेन के अलावा, मतलब ब्रिटेन में जो ये प्रोसीजर फॉलो होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो ओनली मेंबर ऑफ लोअर हाउस हो सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। जो इंडियन पीएम हो सकता है, ही कैन बी मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउसेज। इसका ओथ का आपको देखना है कि ओथ आपको कौन दिलवाता है प्राइम मिनिस्टर को। तो प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। और जो ये प्राइम मिनिस्टर की ओथ होती है वो एज ए मिनिस्टर होती है, जो सारे मिनिस्टर्स की ओथ होती है वो सेम होती है। तो कोई प्राइम मिनिस्टर की अपनी कोई अलग से ओथ नहीं होती है। और उसका जो फॉर्मेट है वो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन के आखिरी में दे रखा है। प्राइम मिनिस्टर की जो टाइम पीरियड है, अनलाइक प्रेसिडेंट का जो 5 साल का है, ये फिक्स नहीं है और ही रिमेन्स ओनली ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा ना फैक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर में है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है। ये शायद कई वो प्रीवियस ईयर में भी इसमें है कि प्लेजर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं आएगा, ना लोकसभा आएगा, इट इज ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। पर जो ये प्लेजर है वो आपका डिस्क्रिशनरी नहीं है कि वो आप उसका कभी भी मन करा तो प्लेजर वो विड्रॉ नहीं कर सकता। उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी आदमी वो इलेक्ट कर रहे हैं वो उनके पास मेजोरिटी हो इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देयर बाय जनरेट्स अ वैक्यूम। प्राइम मिनिस्टर के जो इसमें आपका जो लक्ष्मीकांत में भी दिया और जो हर जगह दिया होता है, ये मेनली इसका फोकस होता है कि इनका रोल और पोजीशन क्या है। तो फंक्शंस में आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर्स होते हैं उसमें उतना आपको सब्जेक्टिव चीजों पे ध्यान नहीं देना है कि इसमें ये उनका फंक्शंस क्या है, तो वो सब आप स्किप कर सकते हैं। मेन स्पेसिफिक पॉइंटर्स पे आपको फोकस करना है। और ट्रिवियाज जो मैं कह रहा हूँ कि ट्रिवियाज पे सबसे ज्यादा, क्योंकि वो फंसने वाला सबसे ज्यादा स्कोप जो होता है वो ट्रिवियाज में होता है। प्राइम मिनिस्टर का आपको एक ही याद रखना है कि वो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग भी होते हैं। इसमें आप रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट आता है, तो रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट में है, ये हम लोग कैबिनेट और प्रेसिडेंट का साथ में कवर कर सकते हैं कि मतलब ये एज अ होल, मतलब प्राइम मिनिस्टर को अलग से कंसीडर नहीं करके एज अ होल में जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इसका क्या रिलेशन है। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो बात आती है तो वो एक सर्कल के, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कैबिनेट, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज आएंगे, उसके बाद
एंड देन फिर सबसे आखिरी जो सर्कल में आता है वो आपके छोटे मोटे जो ऑफिसर्स होते हैं वो उनके आ जाएगा। तो कैबिनेट की जो मतलब जो शेड्यूल सचिन ने भेजा उसमें कैबिनेट का ही बारे में लिखा हुआ, तो कैबिनेट से अच्छा है कि हम एज ए पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंसीडर करें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोसीजर ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके अंदर ये कैबिनेट का कवर हो जाएगा। कैबिनेट मिनिस्टर के थोड़ा सा नाम देख लेना अभी के कौन किसके पोर्टफोलियो क्या क्या चल रहे हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इट इज टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो आपका रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो गया। और प्रिंसिपल ऑफ ये जो आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसके रिलेशन में जो सिर्फ मेनली 2 आर्टिकल में ये कवर होता है कि कैबिनेट ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग क्या है, मतलब प्रोविजंस क्या है, तो वो 74 और 75 ही डील करता है, बट इट इज ओनली डील विथ इन अ ब्रॉड स्केची एंड जनरल मैनर। तो स्पेसिफिक चीजें नहीं दी गई एग्जीक्यूटिव के बारे में, तो उसको डिस्क्रिप्शन उसका भी आ जाता है कि काफी चीजें उसमें डिफाइन नहीं है, तो वो अपने हिसाब से काम करने लगते हैं। आर्टिकल 74 में आता है कि डील्स विद द स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो स्टेटस की बात होती है। तो इसमें क्या है, तो वो आपका देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये एक आपका स्टेटस की आता है कि स्टेटस के रिगार्डिंग ये प्रोविजन है। और जो इसमें है कि एडवाइस रेंडर्ड बाय द मिनिस्टर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट, और जो एडवाइस रेंडर की जाती है वो बाइंडिंग हो जाती है आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 44th में इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया कि एडवाइस जो है वो आपको एक बार रीसेंड कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर एक बार उसने रीसेंड कर दिया तो आप उसके बाउंड हो जाएंगे एक्सेप्ट करने के लिए। और फिर ये आता है कि आर्टिकल 74 के बाद 75 आएगा, तो 75 में आपका आता है डील विद द अपॉइंटमेंट, टेन्योर क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी, क्वालिफिकेशन, ओथ एंड सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर। तो आपको अपॉइंटमेंट तो आ जाएगा थ्रू प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर जो जिसको रिकमेंड करेंगे वो बन जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर कैन ऑल्सो रिकमेंड कि किसी को हटाना हो तो वो कर सकते हैं। टेन्योर एज जब हमने प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग डिस्कस किया तो टेन्योर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है वो भी ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो वो काम की बात आ जाएगी कि जो प्रेसिडेंट वो पीएम के जो फंक्शंस वाला है तो वो सेक्शन आप स्किप कर सकते हैं। ओथ जो है ओथ इज टेकन बाय मिनिस्टर, तो वो जो डिस्चार्ज करवाते हैं वो प्रेसिडेंट करवाते हैं। इसमें आपको ये है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो है इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये इसमें आपको पूछ सकते हैं कि इंक्लूडिंग होता है या एक्सक्लूडिंग होता है। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ये 2-3 चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है कि प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग होगा, उसके बाद 15%, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि लोकसभा नॉट टोटल पार्लियामेंट का मेंबरशिप, आपको सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। और चौथा चीज आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये कौन से अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो दैट इज 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। और ओथ की बात होगी, और इस जैसे हम पीएम के बारे में बात किया था तो ये मिनिस्टर भी कैन रिमेन मिनिस्टर फॉर 6 months विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसके बीच में ही उनको इलेक्ट होना पड़ेगा। और जो ये 6 month का टाइम है वो कंसेक्यूटिव मंथ्स का होना चाहिए, ये नहीं कि गैप लेके थोड़ा थोड़ा ये चलाते रहें। तो 6 month का आपको कंसेक्यूटिव टाइम चाहिए। आर्टिकल 76 आपका आ जाएगा अटॉर्नी जनरल के रिगार्डिंग में। तो अटॉर्नी जनरल का जो आप बॉडीज कवर करेंगे पढ़ने के लिए, तो उसके अंदर आप कैग भी पढ़ सकते हैं, अटॉर्नी जनरल का भी कर सकते हैं। 77 का है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अब जो एक्शंस होते हैं वो जो सिग्नेचर होता है कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट में वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होता है, और जो प्रेसिडेंट होता है शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। 78 में आपका ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आ जाता है कि वो लाइसेंस मेंटेन करना होता है उनको कैबिनेट वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट के, और कोई भी अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि इस रिगार्डिंग में डिस्कस हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो प्राइम मिनिस्टर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो प्रेसिडेंट का ओपिनियन है वो कंसीडर किया जाए इवन आफ्टर डिसीजन हैज बीन टेकन ऑन एनी मैटर। आर्टिकल 88 इसके जो आउटसाइड में आपको थोड़ा सा एक ध्यान रखना है कि एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस, एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड एनी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच
of which he may be named as member, but he shall not be entitled to it. तो ये आपको पार्लियामेंट के रिगार्डिंग आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिलेशन एक इसमें आर्टिकल 88 का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ही दे कैन पार्टिसिपेट, जो मिनिस्टर्स होते हैं दे कैन पार्टिसिपेट, स्पीक कर सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। इसका ये फिर यही सारा था कि आपका इसमें मेन कवर हो गया, मेकिंग ऑफ द हो गया, प्रियम्बल, देन वी कवर्ड प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट का आपका पूरा प्रोसीजर और स्पेसिफिक डिटेल्स, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आपको इसी के अंदर आप कैबिनेट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आज का जो मेन इतने सारे सेक्शन हमने कवर कर लिए, इसका नोट्स का आप लोग कोई टेंशन नहीं लेना, मैं भेज दूंगा सारा, और डिफाइंड है, मतलब शॉर्ट नहीं है, मतलब एक्सटेंसिव नोट्स हैं, तो वो मैं सेंड कर दूंगा। अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं। और वो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का मैं थोड़ा सा देख के बता दूंगा, वो मैंने कह दिया क्योंकि मैं वो गलत नहीं कहना चाहता क्लास में। हाँ भैया, एक मिनट मैं ये वीडियो ऑफ कर लूं क्या, क्योंकि फिर ना कैमरा में पास लाऊंगा, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, वॉइस बहुत कम आ रही है। सचिन, तुमने वीडियो ऑन कर रखा था? हाँ अभी तक सारा ऑन था, क्योंकि ना अभी फिर क्वेश्चन पूछेंगे ना तो ये वॉइस बहुत कम आ रही है, तो अभी ऑफ करके मैं But anybody of you were able to see him? नहीं, दिखाई नहीं दिया। हम लोग ने बस सुनना है। I will tell you tomorrow technicalities, but your lecture was great. वो वीडियो ऑन हुआ नहीं था, बट ठीक है। हमने अच्छा था, मतलब मेरे हिसाब से। बाकी anybody has any query or anything, so you can ask from Anurag and भैया, हाँ बोलो बोलो। हाँ अनुराग भैया, गुड इवनिंग। भैया मैं ये कह रहा था कि जैसे हाँ बोलो। आपने वो बताया कि जो अमेंडमेंट जो होता है वो आपने तीन बताए थे कि एक उस पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और दो हाँ अलग अलग बताया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हाँ अमेंडमेंट जो है उसके अंत मतलब जो वो तो 368 में आता है आर्टिकल में। तो हाँ हाँ 368 आर्टिकल के तहत मतलब कितने अमेंडमेंट कर सकते हैं? दो ही टाइप के होते हैं ना, या 3 होते वो हैं? नहीं वो हो मतलब वो प्रोसीजर है। एक तो प्रोसीजर आपका आ जाएगा कि जो विद इन पार्लियामेंट का है कि 2/3 ऑफ मेजोरिटी आपका आ जाएगा, ये प्रेजेंट एंड वोटिंग का, ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड में आपको लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट कंसीडर करना पड़ेगा, जहां आपको सिंपल मेजोरिटी ऑफ ये चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट। ये दो आपका हो गया, वो लिखे हुए हैं 368 के अंदर। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका एक तीसरी तरीके से भी अमेंड हो सकता है, दैट इज थ्रू सिंपल मेजोरिटी। वो आपका आ जाएगा हाफ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला। लेकिन जो आपका ये थर्ड वाला है ना, ये आपका 368 के अंदर नहीं दिया हुआ है। तो अगर 368 के अंदर पूछे कि किस तरीके से अमेंड हो सकता है, तो 368 सिंपल मेजोरिटी को कंसीडर नहीं करता है। लेकिन अलग अलग जो आर्टिकल हैं उसके अंदर वो स्पेसिफिक दे रखा है कि हम इसको इस तरीके से अमेंड कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी की, लेकिन वो 368 के अंदर नहीं आता है, बस ये बात है। अच्छा भैया, मतलब जैसे मैंने एक वो दिया था, मतलब एक हम्म, पेपर सॉल्व किया था, तो उसमें क्वेश्चन था ये, तो उसमें 3 दिया हुआ था। और मतलब एक बात और है कि जैसे मतलब उसमें एक फिर वो माइंड में कुछ, ये हाँ बोलो एक बोलो। मतलब एक मतलब माइंड में ये भी क्वेश्चन उठता है, मैंने देखा है कि मतलब जैसे लिखा है कि अंडर आर्टिकल 368 3 वेज होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हम्म को अमेंड करने के लिए। और एक हम्म एक मतलब अगर हम लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि अमेंड जो बाई वे होता है, मतलब किस तरीके से किया जाएगा, तो वो 3 हम्म। होता है। वो मतलब एडिशन, वेरिएशन और रिपील होता है। मतलब ये 3 नहीं तरीका नहीं, होता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी जी वो तो बोलिए। अलग बात हो गई ना। वो तो क्या, वो कौन सा क्या कर रहा है वो प्रोसीजर, वो बात हो गई। क्या रिपील कर रहा है कि अल्टर कर रहा है कि चेंज कर रहा है, वो सब ये उसमें वो है कि ये जो वो मेजोरिटी वाली बात होती है ना, मेजोरिटी वाले का दो ही है। मतलब वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कितने तरीके का अगर पूछेगा तब तो वो आप अलग से देखोगे। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली पूछ लेगा ना कि आर्टिकल 368 के अंदर कौन सा है, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेयर एक्ट पढ़ोगे ना तो तुम लोगों को ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीज लिखी कहाँ पे है। तो 368 के अंदर वो दोनों प्रोसीजर तो दिया हुआ है कि 2/3 और वो जो स्टेट से रेटिफिकेशन चाहिए। लेकिन कुछ कुछ आर्टिकल जो होते हैं जो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड हो सकते हैं, वो 368 के अंदर नहीं दिया हुआ है कि इस तरीके से ये वो वाला प्रोसीजर डिफाइन नहीं करता है। ओके भैया, थैंक यू। ठीक है, और कोई? भैया एक बार ये स्पेशल मेजोरिटी
एक बार फिर से ये कर सकते हो क्या? स्पेशल मेजोरिटी वाला ना, इसमें दो आर्टिकल का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो 368 वाला जो हम अभी बात कर रहे थे कि प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला, ठीक है। प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला है कि जितने लोग प्रेजेंट होंगे उसका टू थर्ड वाला ले लेना है। अब उसमें जो 368 के अंदर दिया हुआ है कि एक तो आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी है, एंड सेकंड इसी में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हाफ ऑफ द मेजोरिटी जो है टोटल मेंबरशिप वो भी फुल हो। तो वो दो चीजों के इसका है स्पेशल मेजोरिटी 360, ये 368 के अंदर वाली। जो सेकंड स्पेशल मेजोरिटी आती है आपकी आती है वो 61 के अंदर आती है, वो प्रेसिडेंट वाली है। तो प्रेसिडेंट वाली जो है उसमें है कि टू थर्ड ऑफ द टोटल मेंबरशिप। तो पहला वाला 368 में मतलब आप मान लो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग में 100 में से 90 लोग आए, तो 90 में जो आए टू थर्ड में आपका 60 हो गया। तो 60 लोग का आपको चाहिए पास करने के लिए। लेकिन जो प्रेसिडेंट वाला है अगर 10 लोग वो नहीं भी आते हैं तो लेकिन हमको कंसीडर उन 100 लोगों को ही करना पड़ेगा, और 100 लोगों का आपको टू थर्ड निकालना पड़ेगा, दैट इज अराउंड 67। तो इसका ये डिफरेंस आ जाता है। तो भैया ये जो होता है मतलब ये जो 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप होता है, ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी इसी को कहते हैं? एब्सोल्यूट मेजोरिटी आपका इसमें आ जाता है ना, वो आपका 50 में आ जाता है, मतलब 50% वाला। लेकिन ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि स्पेशल में आपको टू थर्ड चाहिए। ये डिफरेंस समझे? मतलब 50+1 जो होता है भैया वो मतलब हाँ, एब्सोल्यूट मेजोरिटी भैया वो होता है। एब्सोल्यूट हो गया, ये एब्सोल्यूट हो गया वो। ये टोटल का या प्रेजेंट का 2/3 भैया? किस वाले में? टोटल स्ट्रेंथ का या ये स्पेशल में बोल रहा हूँ? हाँ, टोटल वाले स्पेशल का भी स्पेशल है, टोटल का भी स्पेशल है और प्रेजेंट एंड वोटिंग का भी स्पेशल है। लेकिन स्पेशल में आपको ये ध्यान रखना है कि वो टू थर्ड हो जाता है। कंफ्यूजन है मेरे को लग रहा है। तुम क्वेश्चन फ्रेम कर लो इसको, फिर मेरे को बताओ कैसे पूछना क्या चाह रहे हो। भैया मतलब मुझे समझ में आ गया। वो ये पूछ रहा है कि मतलब मतलब ये सिंपल है कि स्पेशल मेजोरिटी जो होती है वो भी दो टाइप की होती है, एक प्रेजेंट एंड वोटिंग होती हाँ, है और एक 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप हाउस होती है। जो टोटल मेंबरशिप टोटल हाउस मेंबरशिप। होती है वो जैसे लोकसभा में अगर 545 लोग हैं तो 545 लोगों का 2/3 करना पड़ेगा। और तुम जो बस वो प्रेजेंट एंड याद रखो, वोटिंग, वो आर्टिकल याद रखो जो स्पेशल मेजोरिटी के जो दो है ना, एक तो 368 वाला और एक 61 वाला। बस यही दो इसमें स्पेशल मेजोरिटी के कंटेक्स्ट में याद रखोगे ना तो भूलोगे नहीं स्पेशल मेजोरिटी कब लगती कब है। ठीक है भैया ठीक है। और जो सिंपल पूछ लेगा स्पेशल वो वाला, तो वो आपका हाफ वाला ही रहता है, सिंपल मेजोरिटी। और कोई? भैया मतलब जो मेजोरिटी होती है वो टोटल 3 टाइप की होती है, एक सिंपल मेजोरिटी, एक स्पेशल मेजोरिटी और एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी। हाँ, उसका फिर कॉम्बिनेशन आ जाता है। कॉम्बिनेशन नोट्स में भेजूंगा ना तो उसमें पता लग जाएगा कि जो एब्सोल्यूट वाला भी है उसको भी जब हम 368 के अंदर देखते हैं तो एक तो टू थर्ड वो वाला है ही प्रेजेंट एंड वोटिंग, लेकिन उसमें दो कंडीशन मैंने बोला ना फुलफिल करनी पड़ती है, वो एब्सोल्यूट वाली भी फुलफिल करनी पड़ती है। ओके भैया। और थोड़ा सा इसको लक्ष्मीकांत को ज्यादा फोकस मत करो क्योंकि बहुत मोटी किताब है, वो उतना काम का है नहीं। मैं भी गया था सेंटर के बाहर, लोग लक्ष्मीकांत लेके बैठे थे, उसमें उतना इतना पढ़ के जाओगे तो वो बाकी चीज कब पढ़ोगे। या उसकी मतलब मैंने ना एक रीडिंग लगा ली है और मैंने उसको सेकंड रीडिंग मतलब अंडरलाइन भी कर लिया। जैसे आपने जो फैक्ट बताया है ना, तो हाँ वो हाँ सारी फैक्ट मतलब मैंने अंडरलाइन करके रखी है। बस उसमें जो और भी ज्यादा फैक्चुअल चीजें आपने बताई हैं बस मैं उसको हाँ मार्कर से भी मार्क किया है। तो मैंने उससे पढ़ रखा है। अब उससे पढ़ रखा है तो मतलब कोई दूसरा मतलब अब रिसोर्स पे जाना मतलब कि वो होता है ना, थोड़ी बेवकूफी होती है, फिर आप हाँ नई चीजें पढ़ोगे। हाँ हाँ, वो समझ गया मैं, लेकिन वो तुमको थोड़ा सा सिलेक्टिव करना पड़ेगा उसमें काम, क्योंकि ना वो यूपीएससी वालों तो बहक जाते हैं उसको पढ़ पढ़ के, तो कितने बार पढ़ो वो खत्म ही नहीं होती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है भैया ठीक है। पोल साइंस हेल्प वाली किसी ने ले रखी है तुम लोगों ने? हाँ भैया बहुत से बच्चे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, पारी उसी से करवाया, तो बस उसमें उसमें जो है ना, जो फैक्ट्स वाली जो चीजें हैं उसमें एक बस उसको एक बार देख लेना। उसको अगर देख लोगे ना एक बार तुम लोग, तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि लक्ष्मीकांत से पढ़ना क्या है। ठीक है भैया। मतलब जो उसको क्वेश्चन हाँ, मॉडल पेपर है वो नहीं ना? हाँ, मॉडल पेपर नहीं, सर ने कंटेंट लिख के दिया है ना
मतलब उनका छोटा छोटा सेक्शंस में है ना कि इसके अंदर की ये चीजें इंपॉर्टेंट है, वो वाली गाइड की हाँ बात जो कर रहा हूँ मैं उनकी क्वेश्चन। सेमेस्टर गाइड है, हाँ सेमेस्टर हाँ, गाइड। उन्होंने एग्जाम के लिए बना रखे थे, पिछले साल का तो बनाया था, तो वो जैसे इस आईआर साल भी में है भी उन्होंने। तो वो जो हाँ। भैया, तो वो पीजीईटी गाइड से पढ़ूं कि मतलब वो सेमेस्टर गाइड तो मैंने पढ़ी है थोड़ी बहुत। नहीं, तो मैं वो कह रहा हूँ ना कि जिसने लक्ष्मीकांत पढ़ ली है तो एक बार बस उसको वो गाइड एक बार देख लेगा ना, तो उसको सर के थ्रू पता चल जाएगा कि फोकस किस चीज पे करना है, तो फिर उसके बाद अगर लक्ष्मीकांत जाओगे तो तुम लोग थोड़ा इधर उधर नहीं घूमोगे। ओके भैया, ठीक। और ये प्रीवियस ईयर लगा लो यार, क्योंकि ये इस वाले सेक्शन का सबसे खतरनाक बात ये है कि सब सही करके आते हैं। आपका थिंकर स्कॉलर वो सब वाला सेक्शन है, वो कुछ लोग मिस भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोई गलत नहीं करता, और ये अगर तुम्हारा गलत होगा तो बहुत नुकसान होता है। सचिन, आई थिंक वी शुड बाइंड अप नाउ। ये नोट्स कहाँ पे, ग्रुप पे ही भेजने हैं ना? हाँ ग्रुप पे भेजना। ठीक है ठीक है। ओके सो वी आर बाइंडिंग अप नाउ। थैंक्स अनुराग तो भैया अनमोल। हाँ बोलो। ये वेयर एक्ट ये लेटेस्ट मतलब मिल जाए तो भेज देना भाई। अरे हाँ, वो लेटेस्ट, उसमें भी तुम लोग वो उसको रटने की कोशिश मत करना, एक बार पढ़ लो, जैसे आखिरी के 4-5 दिन पहले पढ़ना, मतलब तुम सारी चीजें याद कर लेना, बस ये देखना उसमें कि कौन से आर्टिकल के अंदर क्या दिया है, असली में क्या दिया है। भैया जो अभी जैसे यूपीएससी को लेके मीन्स प्री को लेके बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो शॉर्ट में मतलब अपना पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड निकालता है, उसको थोड़ा हाँ रिवीजन के लिए रख सकते हैं क्या? यार, रिवीजन के लिए रखोगे लेकिन सिर्फ यही नहीं पूछा जा रहा ना, वही दिक्कत है ना, कितना ही क्वेश्चन पूछेगा इससे। वो यूपीएससी का हाँ वो तो कंटेंट है। है, वो यूपीएससी का कंटेंट अलग जाता है पूरा, इसमें क्या है, इसमें गिन चुन के इनके पास क्वेश्चन लिमिटेड ही है, घुमा फिरा के वही पूछना है इनने। प्रीवियस ईयर कर लो, प्रीवियस ईयर में से सारा मिल जाएगा। ये एक्चुअली तो क्वेश्चन भैया प्रैक्टिस मैंने के भी लिए मतलब स्टेट भैया एग्जाम के मैंने भी ये मतलब एक मिनट एक करके बोलो। बोल ले भाई, कैसे बोल लो, तुम बोल लो। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो ये क्या यूपीएससी और जो अदर क्वेश्चन आए पॉलिटी से वो प्रैक्टिस कर सकते हैं एनटीए के इसके लिए? हाँ, काफी एनटीए डिफर कर, करता है। एनटीए का तो मैंने खुद किया था लास्ट 15 ईयर वाला, लेकिन यूपीएससी करोगे तो डिप्रेस खुद ही होगे, क्योंकि उसमें तुम्हें फिर वही लगेगा कि लक्ष्मीकांत भी पढ़ लोगे तो तुम्हें लगेगा कि कुछ आता नहीं है, और वो वाला नहीं लगना, वो यूपीएससी के लिए सही है, लेकिन ये इस एग्जाम के लिए उतना अगर कोई है नहीं मीनिंग, कि आपको इतना डेप्थ में नहीं चाहिए होती नॉलेज जितना वो यूपीएससी वाले पेपर्स में पूछा जाता है। प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है ना, भैया मैंने और एक चीज ये वाला अब मेरे को पेपर पता है यार, मैं यूपीएससी का देख के फिर मैंने इसको प्रिपेयर किया था, तो मेरा मतलब एग्जाम के रिजल्ट के बाद ही मैंने इसको प्रिपेयर किया था अपने सीयूईटी के लिए, तो यूपीएससी का मेरे को पता है कि उसका पूरा कंटेंट ही अलग जाता है। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, बस इसको ये याद कर लो, यूपीएससी के चक्कर में एनटीए जाओगे के तो फिर पेपर बहुत मुश्किल है। एनटीए के पेपर सफिशिएंट रहेंगे ना 15 इयर्स के प्रैक्टिस करके आराम से? हाँ, एनटीए वाले ठीक है, एनटीए के भी, क्योंकि वो ज्यादा इधर उधर के घुमा के नहीं पूछता है। भैया मैंने एक चीज नोटिस की है, मतलब मैंने भी पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि वो लोग पार्लियामेंट, वो जो टॉपिक होता है ना पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के जितने भी टॉपिक होते हैं, हाँ हाँ, उससे रिलेटेड वो लोग आर्टिकल कुछ पूछते नहीं है, बस ऑर्डिनेंस और बाकी सारा सोच छोड़ के, और वो लोग पूछते भी हैं तो मतलब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से 1-2 आर्टिकल पूछ लेंगे, मैक्सिमम जो पूछते हैं वो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से पूछते हैं बस। फंडामेंटल राइट वाला तो कल आएगा, सुनील वो सब करवा देगा, लेकिन ये ना कि ये जो फंडामेंटल राइट ये सब वाले हैं उसमें मिल जाएगा तुमको, मतलब आंसर मिल जाएगा। ये पार्लियामेंट में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में, इसमें ट्रैप बहुत ज्यादा होता है, ट्रैप मतलब कहीं पे भी फंस सकते हो। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ही होता है कि उसमें ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट दे दिया, तो पार्लियामेंट गलत होता है, उसमें सिर्फ लोकसभा दिया हुआ है। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इसमें बहुत फंसाने वाली बहुत हैं, उसको बस थोड़ा सा इसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो वो तुम डीपीएस पे पढ़ लोगे, फंडामेंटल राइट पढ़ लोगे, उसमें फंसाने का उतना कंटेंट है ही नहीं। भैया लेकिन लास्ट ईयर तो एक मतलब जो क्वेश्चन आया था, मतलब अगर आपको रिमेम्बर होगा भैया, कि हाँ मतलब बोलो, कौन जो सा वाला?
जो फंडामेंटल राइट से जो क्वेश्चन आया था उसमें बाई क्लॉज भी पूछ लिया था उन्होंने, 16 का क्लॉज पूछ लिया था ऑप्शन में दे दिया था। तो वही ना, तो उसमें क्लॉज दिया क्वेश्चन हो क्या था भाई? डायरेक्ट, क्वेश्चन क्या था? वो उसमें मेरे को ना उसमें याद, कौन नहीं, कौन ये से जो में स्टेट लेजिस्लेचर कर सुनो, सकता है और कौन कौन में से एक तो पार्लियामेंट कर सकता है, एक एक वो एक था। तो ये याद रखो, देर आर पॉलिटी, आई डोंट थिंक कि इतना टेंशन क्यों ले रहे हो पॉलिटी का। हाँ, पॉलिटी और इन इसमें एनडीए वेरी इजी पॉलिटी, दे आर ओनली आस्किंग रिपीटेड क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था जो फर्जी क्वेश्चन था, वो कोर्ट दिया हुआ था, शायद अयंगर का था कि किसका था वो, राग मैं मस्ट तो रिमेंबर दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हंसा था भाई देख के, क्या पूछा हाँ, था उसमें, तो 4 नाम वो थे, एक तो भी नहीं पता था लेकिन कौन है। उस क्वेश्चन को छोड़ दो तो बाकी क्वेश्चन वर मतलब जो रिपीटेड है, जैसे ये भी बोला कि किसी ने बोला कि यार वो पूछ लिया था कौन कौन से में वो बन जाता है, तो ये जो ऐसा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना कर सकते हो उतना कर डालो। क्योंकि अब हुसैन आरा खातून पूछा तो दिस वाज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो पहली बार देखे उसको लगा ये कहाँ से क्यों पूछ रहे हैं। तो ये बेसिकली वो क्वेश्चन है जो पहले बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। और कुछ कुछ टॉपिक जो है, as अनुराग सेठ की पीआईएल सेक्शन हो गया, फंडामेंटल राइट के बेसिक क्वेश्चन हो गए, तो दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम केशवानंद भारती जो कि सब पूछता है, तो दे माइट बी टेकिंग कि केशवानंद भारती सबको पता, लेट्स बोमई पूछते हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा फोकस स्टडी करनी होगी। ज्यादा अगर लक्ष्मीकांत में गए तो लक्ष्मीकांत में वो डूब जाओगे तुम लोग। तो डूब बेटर यही जाते है हैं कि भाई यूपीएससी वाले। हाँ, तो बेटर ये है कि पहले पुराना पेपर से इन्फर करो कि ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। तो जैसे गवर्नर का उस पे क्वेश्चन पूछता है कि 356 पे किस तरीके कोई बड़ा केस है, तो बताओ भाई कौन सा केस था, तो बोमई आ गया एक, ठीक है। तो 356 किस तरीके से लग सकता है, क्या एक ज्यादातर पूरा इमरजेंसी पावर पे प्रेसिडेंट और गवर्नर का क्या डिफरेंस होता है। तो दीज आर द थीम्स, तो थीम्स वाइज जाओ, दैट्स द बेटर चॉइस आई थिंक। ओके भैया, ओके, थैंक यू भैया। ओनली एडवाइस यही है कि लक्ष्मीकांत के पीछे मत पड़ना यार। मैं एग्जाम सेंटर के बाद मैंने लोगों को देखा लक्ष्मीकांत खोल के बैठे हुए, कोई सेंस नहीं बनता उसका। तुम 10 क्वेश्चन के लिए अपना इतनी मेहनत कर रहे हो, इससे अच्छा सब पे, क्योंकि हो जाना ये सेक्शन आपका, हो जाना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये सब चीजें, कहीं ना कहीं से याद आ जाएगा कुछ ना कुछ। कर लेंगे, बस थोड़ा सा इनको थीम भी बस वो बताइए तुमने कहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है, दे वुड डू आई थिंक। और इसमें ये मेनली प्रैक्टिस का, इसमें क्या ना, कुछ कुछ जैसे अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अनुराग ने बताया कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में इट्स नॉट पार्लियामेंट, इट्स लोकसभा, तो यू वुड नेवर बी एबल टू इन्फर दैट फ्रॉम रीडिंग ऑफ लक्ष्मीकांत और एनीथिंग। वो तुम जब क्वेश्चन करोगे वो एक बार तुम्हारा गलत होगा ना, तब वो तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, ओह ये तो लोकसभा होता है। तो डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज मच यू कैन डू, यू हैव 1 मंथ आई थिंक। तो वो क्वेश्चन इस सेक्शन में जितना ज्यादा कर सको कर लो। नेट के क्वेश्चन कर लो, नेट के क्वेश्चन जो इंडियन पॉलिटी सेक्शन के जितने भी नेट के क्वेश्चन है, डू देम। वो ही मैक्सिमम टाइम पे उन्हीं को किसी ना किसी लैंग्वेज में रिपीट करके दे देते हैं। सो फाइनली हम बाइंड अप करते भी है ना अनुराग, मुझे हाँ, लगता है मैं अभी भी ठीक है। ठीक है। ओके ठीक है भाई, सबको ऑल किसी द को बेस्ट, लगे क्वेश्चन हो रहो। पूछ लेना यार, टेलीग्राम पे पूछ हाँ लेना। हाँ, क्वेश्चन कुछ तो पूछ लेना, पर्सनल मैसेज तो कर नहीं सकते अनुराग को, तो ग्रुप में कर लेना, ठीक है। सो प्राइवेसी सेटिंग अनुराग तुम्हारी, मैं ही नहीं कर पाता हूँ तुमको मैसेज। तुम तो भाई, तुम्हें मना करेंगे हम, इतने बड़े हो गए। तुम प्राइवेसी सेटिंग करके बैठे, मना कहाँ कर रहे हो। ठीक है, तो वी वुड बाइंड अप नाउ। कल शायद सुनील लेगा क्या? हाँ, सुनील का है कल। ठीक है, आ कल जाऊंगा मैं, सुनील। सुनील वाले में भी आ जाऊंगा कल ना। हाँ, तुम रहना, ठीक है। ठीक है, ठीक है, गुड नाइट टू एवरीवन। गुड नाइट भैया, गुड नाइट भैया, गुड थैंक यू। नाइट सबको, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू भैया, गुड नाइट भैया।